बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। गुड मॉर्निंग 24/9 में मैं हूँ सीमल हाशमी। अस्सलाम वालेकुम और मैं हूँ अबूजर मौज़म। आप सबको गुड मॉर्निंग। सीमल आपको गुड मॉर्निंग। और उम्मीद करते हैं कि ये वीक आप सबका बहुत खैरियत से गुजरेगा। और इसके साथ साथ चूँकि अब तमाम इंस्टीट्यूट्स और बिजनेसेस खुल चुके हैं तो SOPs की खराब वर्जियाँ भी देखने में आई हैं, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह अभी भी केसेस अंडर कंट्रोल हैं और कोरोना पाकिस्तान अल्हम्दुलिल्लाह भी कंट्रोल में। लेकिन ये खदशात कल देखे ओवरऑल वज़ीर-ए-आज़म ने ये बात की थी कि जैसे जैसे मज़ीद दिन बढ़ रहे हैं केसेस बढ़ सकते हैं, तो इसके लिए SOP की खिलाफ वर्जी आपने नहीं कर। कैटेगोरिकली उन्होंने ये बोला कि सर्दियों में सेकेंड वेव आ सकती है, जिसके लिए हमें मोहतात रहना होगा। और इसके साथ साथ पूरा वीकेंड जो है वो काफ़ी पोलिटिकली एक्टिव रहा। मुख्तलिफ जगहों पर, चाहे वो कराची हो, वो हैदराबाद हो, लाहौर हो, रैलीज निकाली गई, पॉलिटिकल रैलीज निकाली गई। मुस्लिम लीग नून, MQM जो जमात इस्लामी है उसकी तरफ से, और कराची में पीपल्स पार्टी की तरफ से, जिस पर आज हम बात करेंगे प्रोग्राम में। सबसे पहले नजर डाल लेते हैं अपने रनडाउन पर। कराची में पीपल्स पार्टी का पावर शो, आयशा मंजिल से एम्प्रेस मार्केट तक रैली। लसानियत की सियासत करने वालों के खात्मे का वक्त आ गया। सईद गनी का कारकुनों से खिताब। निसार खोड़ो ने कहा, कराची पर कब्जा करने के ख्वाहिशमंद ख्वाब देखना छोड़ दें। MQM पाकिस्तान की हैदराबाद मार्च के नाम से रैली। सिंध को गुलाम बनाने वालों के ख्वाबों को रौंद डाला। खालिद मकबूल सिद्दीकी का खिताब। आमिर खान का कहना है, वडेरों से निजात हासिल करने तक किस्मत नहीं बदलेगी। कैप्टन रिटायर्ड सफदर पर बगावत का मुकदमा दर्ज। आवाम को उकसाने और इदारों के खिलाफ इश्तिआल अंगेज बयान का इल्जाम। गिरफ्तारी के लिए गुजरांवाला में खसूसी टीम तश्कील। मुकदमे में लीगी MPA इमरान खालिद भट्ट भी नामजद। पाकिस्तान डेमोक्रेटिक मूवमेंट के कोयटा जलसे का शेड्यूल तब्दील। जलसा 11 अक्टूबर की बजाय अब 18 अक्टूबर को होगा। दूसरी तरफ मौलाना फजल रहमान PDM के सरबराह मुंतखब। बेज़बान जानवरों का ख्याल कैसे रखना है, उनके हकूक पर होगी बात आज के प्रोग्राम में। पाकिस्तान के कौन से सयाहती मकामात आपके लिए फ़ायदेमंद, आज आपको बताएंगे। और कौम के मामारों को सलाम। आज दुनिया भर में असातिज़ा का आलमी दिन। मुआशरे की तरक्की के लिए असातिज़ा की खिदमात को फरामोश नहीं किया जा सकता। और पाकिस्तान के 22वें वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान आज 68 बरस के हो गए। कप्तान के चाहने वालों की जानिब से उनके लिए नई ख्वाहिशात का इजहार। टॉप स्टोरीज आपने जानी। बाकायदा आगाज करेंगे आज के प्रोग्राम का और सबसे पहले बात करेंगे कराची में होने वाले पावर शो के हवाले से। एक बड़ा पावर शो था पीपल्स पार्टी का जो इनेकाद किया गया और कराची यकजहती रैली का नाम इसे दिया गया, जो कि आयशा मंजिल से होता हुआ तमाम सड़कों को और जगहों को एम्प्रेस मार्केट तक कवर करता रहा। और फिर खवातीन, मर्द, जयालों की बड़ी तादाद मौजूद थी। पार्टी परचम लहराए जा रहे थे और इसके साथ साथ पीपल्स पार्टी की जो मरकजी क़यादत है उसने अपने जयालों से, कारकुनों से खिताब भी किया। बिल्कुल। और इस मौके पर जिस तरह से जिक्र किया है एम्प्रेस मार्केट में रैली का, तो इसमें तमाम सईद गनी साहब जो हैं उन्होंने भी भरपूर खिताब किया। उनका कहना था कि वज़ीर-ए-आज़म MQM के मौक़िफ़ की तायीद कर रहे हैं और ये दिन कराची की आवाम को सलाम पेश करने का दिन है। अब वक्त आ गया कि लसानियत सियासत करने वालों का खात्मा हो। लसानियत की सियासत ऑब्वियसली, फिर और भी सिंध के बहुत से मसाइल हैं। फिर ओवरऑल भी बात की उन्होंने, पाकि हुकूमत को उन्होंने तनकीद का निशाना बनाया है। अब ये तमाम सिचुएशन है। अब पीपल्स पार्टी जहाँ पर एक्टिव दिखाई दी, वहीं पर MQM भी एक्टिव दिखाई दी ओवर द वीकेंड। और हमने ये देखा कि उन्होंने भी भरपूर तरीके से हैदराबाद में ताकत का मुजाहरा किया और रैली भी निकाली है। वहाँ पर भी बहुत से बड़े तादाद में कारकुनान मौजूद थे MQM की तरफ से। वो भी बात कर रहे हैं कि साउथ सिंध सूबा होना चाहिए। अब सूबा होगा तो ही मामला अब हल होंगे, नहीं तो नहीं हल होंगे। और वाज़ेह तौर पर यह भी कहा गया MQM की इस रैली में कि MQM मुत्तहिद है और मुत्तहिद रहेगी और पीपल्स पार्टी की हुकूमत होते हुए भी सिंध कभी तरक्की नहीं कर सकता। जाहिर है इट वाज अ काउंटर रैली जो MQM की तरफ से निकाली गई। लेकिन ओवर द वीकेंड हमने ये भी देखा कि लाहौर में भी मुस्लिम लीग नून ने पावर शो किया और रीगल चौक पर जो एहतजाज की कॉल दी गई थी मियां मोहम्मद शहबाज शरीफ से इजहार यकजहती के लिए, उसमें भी कारकुनान की एक बड़ी तादाद मौजूद थी। तो वीकेंड तो काफ़ी बिजी रहा
और इस पर हम बात भी करेंगे। लेकिन सबसे पहले हम कराची की रैली के हवाले से बात कर लेते हैं। हमारे साथ मौजूद हैं पीपल्स पार्टी की MNA हैं, पीपल्स पार्टी की रहनुमा हैं डॉक्टर शाजिया सोबिया। उन्हें हम खुशामदीद कहेंगे। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहिबा। जी अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहिबा, आप तक आवाज आ रही है? डॉक्टर शाजिया, जैसे कि हम जिक्र कर रहे हैं, इस वक्त एक PDM का प्लेटफॉर्म है जिस पर अब अपोजिशन इकट्ठी हो चुकी है, लेकिन साथ साथ हमने ये भी देखा कि जल्द से और रैलियां भी निकाली जा रही हैं। अगर सिर्फ इस वक्त हम आपसे बात करें पीपल्स पार्टी के मुतालिक, जो पीपल्स पार्टी ने कराची में पीपल्स पार्टी की जानिब से जो यकजहती रैली थी, कराची यकजहती रैली, इसका मकसद क्या था और क्या इससे हासिल हुआ जो एक वीकेंड में हमने देखा ओवरऑल पॉलिटिकल एक्टिविटी? थैंक यू जी। सबसे पहले आपने मुझे राइट किया। देखिए, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की रैली थी, ये यकजहती रैली थी। बताया गया था कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी या वो सब एक साथ है, चाहे किसी भी कोने से हो। तो बात यह है कि जो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी है वो खत्म हो चुकी है या हम खत्म करने लगे हैं, तो ये उनके लिए एक पैगाम था। ये पार्टी ना खत्म हो सकती है ना खत्म होगी, क्योंकि ये वो पार्टी है जो इतनी सारी चीजें देख के आगे बढ़ी हैं। और आप देखें कि यही जेलें, कोड़े, अदालतें, सजाएं देखते हुए हम लोग आगे बढ़े हैं और ये चीजें हमारे नई नहीं है। तो मेरे ख्याल में ये एक यकजहती रैली थी और एक पैगाम था कि पाकिस्तान और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी यूनाइट हैं और आप अगर कोई भी स्टेप लेंगे तो आप पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का कुछ नहीं बिगाड़ सकते। अच्छा, ये तो बिल्कुल आपने ये जो एजेंडा था इसको साबित भी किया जब लोगों का एक जमे खफीर सड़कों पर नज़र भी आया। और इस पावर शो के अंदर एक बात तो वाज़ेह हो गई कि कराची में पॉपुलैरिटी पीपल्स पार्टी की डेफिनेटली कम नहीं है और ये बात तो शायद सबको पहले से मालूम भी होनी चाहिए थी। लेकिन डॉक्टर साहिबा, ये कहिएगा कि एक तरफ PDM का प्लेटफॉर्म भी है जिसके तहत तमाम जमातों ने मुश्तरका तौर पर ये रैलियां और जलसे निकालने थे, फिर क्या ज़रूरत पेश आई कि अलग अलग जलसे भी किए जा रहे हैं, वो चाहे पीपल्स पार्टी की तरफ से हो, जैसे कल एक रैली निकाली, फिर मुस्लिम लीग नून ने भी अनाउंस किया हुआ है गुजरांवाला में जलसा होना है उनका, फिर PDM रीस्केड्यूल भी हो गया, तो अलग अलग करने का मकसद क्या है? देखिए जी, सबसे पहली बात तो ये है कि हम अगर बाहर निकल रहे हैं, सड़कों पे निकल रहे हैं, तो आवाम के लिए निकल रहे हैं। आप खुद बताइए कि इस वक्त आवाम के लिए क्या क्या मुश्किलात हैं। सबसे पहले तो जो शेख नोश हैं वो आवाम की पहुंच से दूर हैं। दूसरी बात यह है कि जो सबसे ज़्यादा मैं समझती हूँ मुश्किलात हैं वो हैं दवाइयों की कीमतों में इजाफा। देखिए, अभी सेकेंड वेव कोरोना की, कोविड की सेकेंड वेव आने वाली है और बल्कि चल रही है, जिससे अमवात भी हो रही हैं, लेकिन हमारी जो अद्वियात हैं वो इतनी महंगी हो चुकी हैं कि आम आदमी एक जो बुखार के लिए टैबलेट होती है, टेम्परेचर के लिए टैबलेट नहीं खरीद सकता है। और दूसरी उसके अलावा आप देखें कि बिजली और अभी गैस महंगी होने की, कल जो एक कैबिनेट की मीटिंग होनी है उसमें ये चीजें भी महंगी होने का एक इशारा दिया गया है। तो ये अवामी मसाइल हैं जिसके लिए हम लोग सड़कों पे आए हैं, अवाम के साथ निकले हैं और अवाम का हमारे साथ होना ये सबूत देता है कि अगर हम, लेकिन शाजिया साहिबा, आपकी बात ठीक है, आप आवाम के लिए निकले हैं। जो सवाल था वो ये है कि फिर अलग अलग से क्यों निकलने की जरूरत पेश आ रही है? भी तो PDM का प्लेटफॉर्म है ना, तो उसके तहत ही निकलते ताकि एनर्जी जो थी वो फोकस होकर निकले गवर्नमेंट के खिलाफ। यही मैं आपकी बात को क्लियर करना चाहती हूँ कि ये चीज एक तरह से आप लोगों के लिए, आवाम के लिए ही हम लोगों ने निकलना है, चाहे वो PDM का प्लेटफॉर्म हो या अपने अपने एरियाज में रहते हुए हम इस आवाम के लिए और इस नाअहल नाकाम गवर्नमेंट को टफ टाइम देने के लिए या इसको घर बेचने के लिए अगर हमें निकलना है तो हम PDM के प्लेटफॉर्म से भी निकलेंगे और अलग अलग हमें अगर एहतजाज करना हुआ, लेकिन एजेंडा हमारा एक ही है कि ये नाअहल और नाकाम गवर्नमेंट को घर बेचना है। तो उस एजेंडा के लिए जो जहाँ पे होगा वो एहतजाज जरूर करेगा। आवाम के लिए हम कहीं से भी सड़कों पे निकल सकते हैं।
अच्छा डॉक्टर साहिबा, ये कहिएगा कि जलसे रैलियां डेफिनेटली ऑपोजिशन का हक होता है और वो करते भी हैं, इस चीज़ का एतराफ़ गवर्नमेंट भी कर रही है, लेकिन इससे गवर्नमेंट गिर जाना या इस्तीफ़ा आ जाना वो मुमकिन नज़र नहीं आता। और ख़ुद गवर्नमेंट भी कहती है कि ऐसा कभी पॉसिबल नहीं है। वज़ीर-ए-आज़म ने तो ये भी कहा कि किसकी ज़रूरत कि मेरे से इस्तीफ़ा मांगे, वो हर एक के लिए था, वो बयान जो है वो हर डायरेक्शन में फिट बैठ रहा था अभी आजकल की सिचुएशन में। तो फिर अब नेक्स्ट स्टेप जो है, जिसे एक्सट्रीम स्टेप भी कहा जा रहा है, क्या उसके लिए भी तैयार है पीपल्स पार्टी, जो कि इस्तीफों की सूरत में भी हो सकता है? देखिए जी, सबसे पहली बात तो ये है कि इस गवर्नमेंट की बौखलाहट और परेशानी आपको तब नजर आई थी जब पीडीएम का इफ्तिताही एक इजलास होने लगा था। पहला इजलास जब हुआ था तो आपने देखा था कि वजीर और मुशीर प्रेस कॉन्फ्रेंस करने में लगे हुए थे। कभी आपने देखा कि इन्होंने अपना कोई एक मेगा प्रोजेक्ट बताया हो, कभी इन्होंने ये बताया कि ये चीज हमने अवाम के लिए की है। अब तक जितनी भी चीजें हुई हैं, उन्होंने सिर्फ अपने माफियाज को, जो उनके दाएं बाएं बैठे हुए होते हैं, उनको तसल्ली देने के लिए या उनकी सहूलत के लिए सारे काम किए हैं, लेकिन कोई एक अवाम के लिए काम उन्होंने किया हो या वो आगे बढ़ के आए हों या ग्राउंड पे हमें नजर आ रहा हो, ग्रास रूट पे आपको कुछ नजर आ रहा हो, कोई चेंजेस हुए हैं, जो तब्दीली का नारा लगा के आए थे, जो कंटेनर पे बिल चलाए गए थे, जो इदारों के खिलाफ बातें की गई थी, उन सब की, और जो 100 डेज का मैंडेट दिया गया था या 1 करोड़ नौकरियां, 50 लाख घर, उनमें से कोई 1-4 घर मुझे ग्राउंड पे दिखा दें कि जो बन गए हों और उसमें लोगों ने रहना शुरू कर दिया हो। और कुछ लोग मुझे बता दें जिनको नौकरियां मिली हो, हाँ, उन्होंने अपने दोस्तों को बाहर से बुला के जरूर नौकरियां दी हैं, और जो उन्होंने 2 स्पेशल एडवाइजर फारिग किए थे, एटलीस्ट उनसे ये तो पूछते थे कि उनके होते हुए जो खराबियां हुई हैं या जो करप्शन हुई है उसका तो वो हिसाब देते हुए जाते। क्यों जो करप्शन करता है उनको वो ठीक है। डॉक्टर शादी साहब, एक क्विकली आपके पॉइंट आ गए, एक क्विकली एक और चीज का जवाब दीजिएगा। मौलाना फजल रहमान को क़यादत सौंपी है, पीडीएम की सरबराह बनाया गया है, उससे तमाम पीपल्स पार्टी में जो बातें आ रही कि इसको मतलब टर्म होनी चाहिए थी डिसाइड और मुख्तलिफ पार्टीज़ के लीडरान को सरबराह बनाना चाहिए था। क्या मुत्तफिक है पीपल्स पार्टी कि एक ही सरबराह मौलाना फजल रहमान होगा, उसकी क़यादत में आप पीडीएम को आगे लेकर चलेंगे? देखिए जी, ये अगर उनको इस पीडीएम का प्रेसिडेंट बनाया गया है तो वो सबकी कंसेंसस से ही बनाया गया है। और जब पाकिस्तान डेमोक्रेटिक मूवमेंट जब शुरू होगी तो इंशाल्लाह जो एक एजेंडा होगा, जो एक फोकस होगा, उसी पे इंशाल्लाह हम सब चलेंगे। बिल्कुल ठीक। डॉक्टर साहिबा, बहुत शुक्रिया आपका, आप हमारे साथ मौजूद थी और पार्टी पॉइंट और इस पावर शो के हवाले से जो कल कराची में किया गया बात कर रही थी। बिल्कुल। अभी नाज़रीन एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद बात करेंगे नून लीग के जलसे के हवाले से और पीडीएम के जो आइंदा आने वाले दिन हैं उनमें क्या होगी उनकी मसरूफियात, एक ब्रेक के बाद। वेलकम बैक नाज़रीन, जहाँ पर हम बात कर रहे हैं अपोजिशन के जलसे जुलूसों और जुलूसों की, रैलियों की। तो इसी सिलसिले में जहाँ पर अपोजिशन अपने तौर पर भी पार्टी बेस्ड रैलीज निकाल रही है, वहीं पर पीडीएम के हवाले से जो एक कोयटा में जलसे का इनेकाद किया जाना था 11 अक्टूबर को, वो अब थोड़ा सा आगे हो गया। बिल्कुल, वो मुलतवी कर दिया गया है और ज़राए ने यह बताया है कि अपोजिशन जमातों का जो मुश्तरका जलसा है अब 18 अक्टूबर को कोयटा में होगा, जिससे मरीम नवाज, मौलाना फजल रहमान और बिलावल भुट्टो खिताब करेंगे, जबकि अख्तर मेंगल भी होंगे, अब्दुल मालिक बलोच और इस समेत अपोजिशन जमातों के कायदीन भी इस जलसे में शामिल होंगे। अब देखना ये होगा कि अपने अपने तौर पर जो पीपल्स पार्टी, मुस्लिम लीग नून, जमात इस्लामी, MQM जो प्रोटेस्ट कर रहे हैं, अगर अपोजिशन की जमातों का सिर्फ हम जिक्र करें, जो पीडीएम का प्लेटफॉर्म है उस पर कितने लोग आते हैं और टर्नआउट कैसा रहता है, क्योंकि अब अलग अलग करके तो पार्टी की वोटिंग भी होती है, सपोर्ट भी होती है। एक प्लेटफॉर्म के ऊपर सब अगर इकट्ठा होंगे तो उस वक्त क्या सिचुएशन रहेगी, ये अब आने वाला वक्त बताएगा। फिलहाल तो पोस्टपोन हो। बिल्कुल, इसके साथ साथ जिस तरह से आपने जिक्र किया कि अलग अलग लेवल पर भी पार्टीज जो हैं वो अपोजिशन पार्टीज इस पर जलसों का इनेकाद करें, रिलीज का इनेकाद करेंगे। वहीं पर नून लीग ने भी सुबह पंजाब में भरपूर तरीके से अपना रीशेड्यूल करवाया है, सारा जलसों का जो एक शेड्यूल बनाया गया था और इनेकाद किया जाएगा, सरकारी इस हवाले से जारी कर दिया गया है। नून लीग के ज़ेरे तमाम 15 अक्टूबर को रावलपिंडी में होने जा रहा है जलसा, 16 अक्टूबर को गुजरांवाला में और 26 अक्टूबर को मुजफ्फरगढ़ में जलसे मुनक्किद किए जाने। और PMLN की जानिब से ये जो सर्कुलर जारी किया गया है, इसमें अगला स्केड्यूल जो 2 नवंबर का है उसमें सरगोदा, 6 नवंबर को फैसलाबाद, 10 नवंबर को साहिवाल, 23 नवंबर को मुल्तान
और 30 नवंबर को भावलपुर में जलसा मुनक्किद किया जाएगा। और इसके साथ साथ हम अगर जिक्र करें नून लीग के जलसों का, तो नून लीग ने जो सैटरडे को लाहौर में माल रोड के करीब एक जलसे का इनेकाद किया। जेल रोड और माल रोड के दरमियान एक सड़क है टेम्पल रोड, वहाँ पर ये जलसा किया गया था। और ये जलसा किया गया था नून लीग के सदर शहबाज शरीफ से इज़हार यकजहती के लिए, जिनको गिरफ्तार किया गया है और आज उनको पेश भी किया जाना है। ये इम्कान है मनी लॉन्ड्रिंग केस के हवाले से जो समाज चल रही है, तो मियाँ शहबाज शरीफ के लिए ही था। लेकिन ऑब्वियसली जो ग्रेटर एजेंडा है वो नून लीग का यही है कि अपोजिशन करनी है, अपने तौर पर भी ऐसे लग रहा है कि करनी है और इसके साथ साथ पीडीएम के प्लेटफॉर्म से भी करनी है। तो ये सिचुएशन जो अब तक वाज़ेह हो रही है। और इस जलसे में ये जो सैटरडे को किया गया टेम्पल रोड और रीगल चौक में, जहाँ पर कारकुन मौजूद थे, से मरकजी कायदीन भी मौजूद थे मुस्लिम लीग नून के, जिन्होंने मतलब मुख्तलिफ औकात में खताब भी किया, कारकुनों से बात भी करते रहे और फिर इसके साथ साथ मुकदमात का जिक्र किया, पॉलिटिकल इंजीनियरिंग का जिक्र किया जो अपोजिशन कहती है कि गवर्नमेंट कर रही है। इस पर हम बात करेंगे। हमारे साथ सीनियर तज्जियाकार सलीम बुखारी साहब मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम सलीम बुखारी साहब। वालेकुम सलाम सीमल, कैसी हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल। सलीम बुखारी साहब आप बताइए क्या हाल है? ठीक है, मैं ठीक हूँ बिल्कुल, अल्लाह का शुक्र। बुखारी साहब सबसे पहले तो मैं पीडीएम की बात करना चाहूंगी। पाकिस्तान डेमोक्रेटिक मूवमेंट जलसा रीस्केड्यूल कर दिया गया, 11 अक्टूबर के बजाय अब जो है वो 18 का होगा। और इसके साथ साथ मुस्लिम लीग नून ने अपना एक अलग से सर्कुलर जारी किया जिसमें 15 अक्टूबर से नवंबर 30 तक मुख्तलिफ जलसे मुख्तलिफ शहरों में होंगे। ये एक प्लेटफॉर्म जब बना दिया गया तो फिर अलग अलग जलसे क्यों किए जा रहे हैं? पीपल्स पार्टी ने भी कल जलसा किया। आप क्या समझते हैं कि क्या इनको ये एनर्जी एक ही प्लेटफॉर्म पीडीएम पर ही नहीं इस्तेमाल करनी चाहिए? देखिए सिमल, बात यह है कि अभी तक जो हम देख रहे हैं कि एपीसी के जो फैसले थे उनके ऊपर लेटर एंड स्पिरिट में अमल किया जा रहा है। ये पीडीएम का जो 26 पॉइंट एजेंडा है उसके अंदर ये शामिल था कि बड़ी जमातें अपने अपने इलाकों में, अपने अपने प्रोविंसेस में अपने जलसे खुद करेंगी और एक जलसा पहले सबसे कोयटा में होगा जो 16 को होना था, अब 18 को हो रहा है। और उसके बाद जो लंबी पुश आएगी वो बड़े जलसे जो होने होंगे पीडीएम के, वो होंगे शुरू नवंबर और दिसंबर में और अल्टीमेटली जनवरी में फिर लॉन्ग मार्च करते हुए वो इस्लामाबाद पहुंचेंगे। तो मैं समझता हूँ कि सिवाय इसके कि एक छोटी सी तब्दीली ये हुई है कि 16 को होने वाला जलसा अब 18 को हो रहा है और बुनियादी तौर पर कोई वो बड़ा फर्क मैं उसमें नहीं देखता। जहां तक पार्टियों के अपने अपने जलसे का ताल्लुक है, देखिए लाहौर में जिस जलसे का आपने हवाला दिया टेम्पल रोड पर जो हुआ, उसको आप बुरा आगाज नहीं कह सकते। उसके दो बहुत नुमाया पहलू थे। एक तो ये कि लाहौर से लोग आए उस जलसे में, जो प्रोपेगेंडा किया जा रहा था पीटीआई के जो स्पोक्स पर्सन हैं उनकी तरफ से कि शायद कोई लोग निकलेंगे नहीं इनके कहने पे, वो तो गलत साबित हो गया है। हालांकि वो एक तरह से कॉर्नर मीटिंग थी लेकिन उसमें बहुत लोग आए थे और जो तकरीरें उसमें हुई हैं, खासतौर से राना सनाउल्लाह साहब रफीक और अयाज सादक ने जो तकरीरें की हैं, उससे दूसरा अहम पहलू ये है कि फोकस शहबाज शरीफ थे। जी बिल्कुल ऐसे गिरफ्तारी के खिलाफ ये प्रोटेस्ट था, तो जो वो नून में से चीन में से नून और अपने पल्ले से कुछ तोए देने जा रहे थे, उनको बहुत मायूसी हुई है उस जलसे से, क्योंकि उसका सारे बैनर उसके और सारा फोकस तकरीरों का जो था वो शहबाज शरीफ की गिरफ्तारी के खिलाफ था। एक बात जी, मैं थोड़ी सी बात। दूसरी बात ये कि ये जो तासुर है हुकूमत की तरफ से कि शायद लोग उनकी आवाज पर नहीं उठेंगे, इसका एक मुजाहरा तो पिछले धरने में मौलाना फजल रहमान साहब ने दिखा दिया था। और कोयटा चूंकि उनकी अहम कॉन्स्टिट्यूंसी है, वहां वो 3 मरतबा मिलियन मार्च के नाम पर बहुत बड़ी बड़ी रैली कर चुके हैं, सारी दुनिया ने देखी है, वो रिकॉर्ड पर भी मौजूद है। इसी तरीके से डीआई खान में जो उन्होंने बड़ी रैली की थी, तो जो ये तासुर है ना कि लोग पता नहीं आएंगे या नहीं आएंगे, जलसा कामयाब होगा कि नहीं होगा, ये तो आप भूल जाएंगे तो होगा। इसी तरह से सिंध में पीपल्स पार्टी ने कल रैली निकाली है, तो अब वो जाहिर है अब हुकूमत की तरफ से ये कहा जा रहा है कि चूंकि सरकारी जराए हैं वो इस्तेमाल हो रहे हैं, लेकिन लोग जो हैं वो किराए के नहीं थे। वो आपने देखा, जुलूस की कैफियत भी देखी आपने, लोगों का जो है जज्बा भी देखा। तो हुकूमत के हलकों में परेशानी तो इस इब्तदाई जलसों से है। जी सही बुखारी साहब, जैसे आपने कहा कि इब्तदाई जलसों से परेशानी है और जलसों का बेसिक मकसद भी यही होता है कि मोमेंटम पैदा करना। मार्च से पहले जो मोमेंटम है, रोज़ाना की बुनियाद पर आप प्रेस कॉन्फ्रेंस जहाँ पर करते हैं, तो अगर जलसे करेंगे तो उसका इम्पैक्ट ज़्यादा होता है।
तो एक तरफ तो ये इम्पैक्ट की बात हम कर रहे हैं, आइंदा आने वाले दिनों में ऑब्वियसली जलसेओं की जो तादाद है वो भी बढ़ती नज़र आ रही है। एक और मामला था जिस पर हमने जिक्र करना है कि पीडीएम के सरबराह को चूज़ किया है, सरबराह चूज़ किया गया मौलाना फजल रहमान को, जिस पर ये बात आ रही है सामने कि बिलावल भुट्टो साहब ने भी कहा है कि वो चेंज होने चाहिए, एक मुद्दत होनी चाहिए। ये आपको लग रहा है कि मौलाना फजल रहमान वाकई एक यूनानिमस डिसीजन है एज ए सरबराह पीडीएम के? ये दो बातें हैं। पहली बात तो ये कि एक बात जो मैं नहीं कह पाया था वो आपने बड़े कमाल खूबी से कह दी, वो ये कि जब मोमेंटम बिल्ड करना हो तो इसी तरीके से छोटे छोटे लेवल के ऊपर, शहरी लेवल, शहरों के लेवल के ऊपर जलसे मुनक़द होते हैं ताकि मोमेंटम बिल्ड किया जाए। बिल्कुल सही बात है आपकी। दूसरी बात आ जाएगी अब मौलाना फजल रहमान के इंतखाब के ऊपर। पहली बात तो ये है कि जब से ये हुकूमत मार्ज़ वजूद में आई है उस इलेक्शन के बाद, इसके बारे में ये बहुत बड़ी कंट्रोवर्सी है कि ये रिग थे, ये मैनेज थे, ये मनूवर थे, ये सिलेक्टेड प्राइम मिनिस्टर है, सारा कुछ वो डाल के। मौलाना फजल रहमान वाहिद आदमी है जो पहले दिन से ये कहते आ रहे हैं। पहले उन्होंने कहा कि आप हल्फ ना उठाएं क्योंकि ये इलेक्शन रिग्ड है। फिर उसके बाद से उन्होंने पार्लियामेंट के अंदर और बाहर एहतजाज जारी रखा। फिर उन्होंने धरना करके दिखाया जो पूरे पाकिस्तान से, कराची से शुरू होकर इस्लामाबाद पहुंचा था। तो ये उनको ये सरबराही बुनियाद इब्तदाई तौर पर मिलने की सबसे बड़ी वजह ये है कि वो सबसे ज्यादा हॉस्टाइल और बहुत बड़ी तादाद में कारकुन रखते हैं जो इस किस्म के प्रोटेस्ट में बहुत बड़ा फैक्टर होते हैं। एक बात। दूसरी बात यह है कि हर पूरे माजी में अगर आप लोग देखें पीछे पलट के तो पीडीए बनी थी, एमआरडी बनी थी, एआरडी बनी थी और ये अपने पीएनए का एजिटेशन था, आईजेआई था। उस सब में जो सरबराही है वो रोटेट करती है बड़ी जमातों के बीच। ये कोई पहली मर्तबा होने नहीं जा रहा है, ये बाकायदा एक सिस्टम, एक रवायत की बात है। तो जो बिलावल ज़रदारी ने कहा वो ये था कि इसको रोटेट होना चाहिए, और बिल्कुल ठीक कहा, रोटेट होना चाहिए। तो मुझे इसमें अभी कोई कबाहत नहीं लगती। जो ख्वाहिशात कह लीजिए आप, या जो तवक्कुआत हैं कि इनके बीच में फिर फूट पड़ेगी, ये फिर नाकाम होगा, जिस तरह पिछली 4 एपीसीज हुई थी, मुझे उसके जरा इम्कान इसलिए कम लगते हैं कि हुकूमत जो है वही डिफेंड कर सकती है अपने आप को जिसकी परफॉर्मेंस बेहतर हो, जिसने लोगों के मसाइल को हल किया हो। आप ये देखिएगा कि ये जो लोग बाहर निकल रहे हैं, आप किराए पर इतने लोग नहीं ला सकते। ठीक है सलीम बुखारी साहब, आपने ये कहा कि एक मोमेंटम बिल्डअप भी किया जा रहा है और मौलाना साहब के पास तो बहरहाल स्ट्रीट पावर है, इससे तो कोई डिनाई नहीं करता, ना ही दो राय है। अगर हम पीपल्स पार्टी और नून लीग का कंपैरिजन करें तो पीपल्स पार्टी का कल जलसा और पावर शो ज्यादा बड़ा था। नून लीग की बहरहाल कॉर्नर मीटिंग कह लीजिए, लेकिन लाहौर चूंकि नून लीग का गढ़ है, लोग आए जरूर, लेकिन क्या आपको लगता है कि ये हमजा शहबाज शरीफ अंदर है, शहबाज शरीफ अंदर है, इसका इम्पैक्ट ओवरऑल नून लीग के जलसों पर पड़ेगा? गुजारिश ये है कि पीपल्स पार्टी की तो पूरी एक हिस्ट्री है, वहां पर तो एस्टेब्लिशमेंट के खिलाफ कह लीजिए, मिलिट्री जो रूलर्स रहे हैं उनके खिलाफ कह लीजिए, एक रेजिस्टेंस इन बिल्ड है वहां के लोगों में। ठीक है। वो बहुत ज्यादा रिएक्टिव, इसीलिए उनको जियाले कहा जाता था। तो एक तो उनका जोशो जज्बा जो है वो इसलिए ज्यादा था। दूसरी बात ये कि सिंध उनकी हब है। देखिए ना, जिस तरह लाहौर भी तो हब है, कराची तो नहीं है, लेकिन कराची में इतना बड़ा पावर शो कर देना एक बड़ी बात थी। वेरी करेक्ट। देखिए गुजारिश ये है, यही वो बात है जिसकी वजह से शायद हुकूमत के कुछ जिम्मेदार लोग परेशान होंगे, या यही वो बात है जिसके लिए एस्टेब्लिशमेंट को यकीनी तौर पे वो सोच रहे होंगे कि ये क्या हो रहा है। इसलिए कि कोई दुनिया की कुव्वत स्ट्रीट पावर के साथ नहीं लड़ सकती, ये याद रखिए। जब लोग तंग आके बाहर निकलते हैं तो मैंने देखा है अपने लाइफ में बड़ी बड़ी जो पावरफुल, आप ईरान की मिसाल ले लीजिए, शहनशाह ईरान कोई वीक आदमी नहीं था, द स्ट्रॉन्गेस्ट आर्मी इन द रीजन, द रिचेस्ट मैन इन द वर्ल्ड, जिसको अपने मुल्क में 2 गज जमीन नहीं मिली। फिर तो ये जो पब्लिक है ना, ये पब्लिक एक बहुत बड़ा फैक्टर है। वो भुट्टो ने सही नारा लगाया था कि जो सरचश्मा है ताकत का वो अवाम है, इसमें कोई शक नहीं है। अगर ये बिल्ड कर पाए तो आप देखिएगा क्या तमाशा लगता है। आइंदा आने वाले दिनों में भरपूर जलसे मजीद होंगे और इसका इम्पैक्ट भी ज्यादा पड़ सकता है। बहुत शुक्रिया सलीम बुखारी साहब, आप हमारे साथ मौजूद थे और हमने ओवरऑल डिस्कस किया पीडीएम के इम्पैक्ट अपोजिशन की जो इस वक्त पॉलिटिक्स चल रही है। बिल्कुल, आइंदा आने वाले दिन जो हैं वो न्यूज़ में और प्रोग्राम्स में एक्टिविटीज़ काफ़ी ज़्यादा होंगी जो हम आपके साथ डेफिनेटली शेयर करते भी रहेंगे और आपको अपडेट भी रखेंगे दोनों साइड्स की स्टोरीज़ के ऊपर। फिलहाल हमें चलना है एक ब्रेक की तरफ, फिर आते हैं। वेलकम बैक। एक बार फिर से आपको खुशामदीद कहेंगे। अबू सर, जब भी हम कहीं बाहर जाते हैं, स्पेशली वेस्टर्न कंट्रीज में जाते हैं, इट ऑलवेज
मेक्स मी वंडर कि ऐसा क्या है जो सफाई, जो साफ सुथरी सड़कें और जगह हमें बाहर नजर आती हैं, हम पाकिस्तान में ऐसा क्यों नहीं कर सकते? बिल्कुल, हम पाकिस्तान में ऐसा क्यों नहीं कर सकते, इसकी बहुत बड़ी वजह हम खुद हैं, क्योंकि हम खुद इस चीज़ का ख्याल नहीं रखते। और इस हवाले से हमने ट्विटर पर अक्सर देखा होगा, वीडियोस जारी होती हैं और लोग दिखाते हैं अपने इलाके में क्या इस वक्त सिचुएशन है सफाई की। तो लेजेंडरी फास्ट बॉलर पाकिस्तान के वसीम अकरम साहब, उन्होंने सुबह मॉर्निंग वॉक के दौरान एक ट्वीट किया है और वो वीडियो बड़ी वायरल हो रही है, क्योंकि आज सुबह की ये वीडियो है। उन्होंने कहा मंडे का दिन था, मैं बाहर निकला कि चलो सी साइड के अराउंड में वॉक करूँगा, लेकिन जो देखा उन्होंने मंजर, पहले वो आपको दिखाते हैं। अस्सलाम वालेकुम एंड गुड मॉर्निंग। आई थॉट कि मेरा फर्स्ट डे ऑफ द वीक मज़ा आएगा, मंडे है, बट बहुत बड़ी गलती कर दी मैंने अपनी बीवी को ये सीयू पे लाके। ये हाल देखिए पीछे मेरा। आई मीन किसी को ब्लेम नहीं करना, अपने आप को ब्लेम करना एज ए नेशन। इट्स एम्बैरेसिंग। वो पूरी दुनिया को कहती है कि पाकिस्तान बड़ा खूबसूरत मुल्क है, लोग बड़े खूबसूरत हैं, लोग खूबसूरत हैं मगर गंदे भी हैं। ए गलत मनो। और जो भी सोशल मीडिया का शौक है ना एडवाइस देने का, नाउ इज द टाइम टू एडवाइस कि ये इनका माइंडसेट हमारा कैसे चेंज किया जाए। ये गंद सारा समंदर से आया है, जो आप समंदर में डालते हैं वो हाई टाइड के साथ बाहर आता है। यहाँ से नहीं गिरा, यहाँ तो है ही, या लोगों ने तो किया हुआ है, बट ये समंदर का गंद है। वसीम अकरम हमेशा से ही वोकल रहे हैं और इस चीज़ को हमेशा हाईलाइट करते रहे हैं, उनकी मुख्तलिफ ट्वीट्स और वीडियोस की। और उनकी बेगम भी बहुत दफ़ा इस चीज़ को हाईलाइट कर चुकी हैं, जो अभी हमें वीडियो में पीछे नजर भी आ रही थी। तो एक बात तो उन्होंने बिल्कुल ठीक की कि इसका कसूर हम ना सिस्टम पर डाल सकते हैं ना गवर्नमेंट पर डाल सकते हैं, हम सबका कसूर है जो हम इस चीज़ का ख्याल नहीं रखते कि सफाई रखनी है, अपने इर्द गिर्द के माहौल को साफ। बिल्कुल, अपने इर्द गिर्द को माहौल को साफ रखना है, ये हमारी जिम्मेदारी भी है। और इसके साथ साथ हमारी बीइंग ह्यूमन ये भी जिम्मेदारी है कि हम इंसानों के साथ साथ जानवरों का भी ख्याल रखें। हमने ये देखा है सिमल कि ओवरऑल ओवर द ईयर्स हमने पाकिस्तान के जितने भी जूज़ हैं वहाँ के हमने हालात भी देखे कि वहाँ पर सिचुएशन इतनी अच्छी नहीं होती है, लेकिन फिर भी अल्हम्दुलिल्लाह इतनी बुरी नहीं है, सिचुएशन कंट्रोल में है। लेकिन जहाँ से एक और चीज़ बड़ी इशू बन रहा है वो है हमारी एनिमल मार्केट्स का, जहाँ से एनिमल्स को ख़रीदा जाता है, वहाँ पर उनकी क्या सिचुएशन है, वहाँ पर उनको किस तरह रखा जाता है, वहाँ पर उनके लिए ना खाने का इंतज़ाम अच्छा है, हाइजीनिक है सिचुएशन वहाँ पर, ना फिर अगर कोई प्रॉब्लम आ जाए, कोई डिजीज़ आ जाए तो उसका कोई इलाज नहीं है। तो ओवरऑल अगर सिचुएशन देखी जाए, हमने बल्कि लॉकडाउन में भी इस हवाले से वीडियो दिखाई थी, बहुत परेशानी की सिचुएशन। अभी रिसेंटली JFK एक एनिमल रेस्क्यू ऑर्गेनाइजेशन है जो इस हवाले से काम कर रही है, ख़ास तौर पर लाहौर में हम सब जानते हैं टोलेंटल मार्केट है जहाँ पर जानवरों की, पेट्स की खरीदो फरोख्त का सिलसिला जारी रहता है। वहाँ पर चिकन और फिश भी बड़े लेवल पर जो है वो मिलती है। ये कुछ वीडियोस हैं टोलेंटल मार्केट की और JFK फाउंडेशन ने इस चीज़ को हाईलाइट किया कि किस तरह से जानवरों के साथ वहाँ पर सलूक किया जा रहा है। छोटे छोटे पिंजरों में इन जानवरों को बंद रखा गया है, सैनिटेशन का कोई इंतज़ाम नहीं है, प्रॉपर खुराक उनको नहीं दी जाती। जिन हालात में इन जानवरों को रखा गया है, दिल दुखी हो जाता है, क्योंकि इंसानों के साथ साथ जानवरों के भी हकूक हैं जिसे दुनिया में इंटरनेशनली बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस दी जाती है। अब आप इस कुत्ते का हाल देखिए कि किस तरीके से उसको एक गंदी सी जगह पर बंद किया गया है। गटर के किनारे ये मार्केट है और वहाँ पर क्या कोई चेक एंड बैलेंस है या नहीं है, क्या जानवर इस तरह के माहौल के बाद सरवाइव कर पाते हैं या नहीं कर पाते, क्योंकि ये साइंस भी प्रूव कर चुकी है कि जानवर भी ट्रॉमेटाइज हो जाते हैं और जुबान भी नहीं है। एग्जैक्टली। तो अब ये जो कैंपेन चलाई जा रही है बैन टोलेंटल मार्केट, इसको JFK फाउंडेशन लीड कर रही है। बिल्कुल, अब इस पर हम बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं JFK फाउंडेशन से डॉक्टर सुहेल अहमद, जो कि वेट भी हैं और उन्होंने देखा है सिचुएशन को अपने आई से डायरेक्टली और अब वो इसको हैंडल भी कर रहे हैं और एहतजाज भी करने जा रहे हैं। 11 अक्टूबर को प्रोटेस्ट होने जा रहा है इसके हवाले से, तो हम उनसे बात करेंगे। डॉक्टर सुहेल साहब अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। ये हमने जिस तरह से बात की है, हम बड़े दिल दुखी होता है कि यहाँ पर कोई एडमिनिस्ट्रेशन नहीं है या फिर जो वहाँ पे इंतज़ामिया है उनको होश नहीं है कि जानवर है उनके साथ क्या सलूक करना है, ना खाने का इंतज़ाम है, ना ओवरऑल वहाँ पर उनकी हाइजीनिक है, ना कोई उनकी जो बेसिक नेसेसिटीज़ हैं वो नहीं पूरी की जा रही। क्या देखा आपने ओवरऑल टोलेंटल मार्केट में और इस तरह की एनिमल मार्केट्स में? देखिए, जानवर हो या इंसान हो, बिल्कुल वो गंदगी में नहीं रह सकता और गंदगी बीमारियां पैदा करती है। एक तो मैंने वहाँ देखा कि बहुत ज़्यादा पोल्यूशन, गंदगी, जिन्होंने बंद किया वो बहुत छोटे छोटे केजेस हैं, ना उसकी सफाई का ख्याल किया जाता है, ना पानी दिया जाता है, ना खाना दिया जाता है। अच्छा। तो बहुत ही ज़्यादा अनहाइजीनिक कंडीशन और वो रहने के काबिल नहीं है। क्या इंसान तो क्या वहाँ पे जानवर भी नहीं रह सकते, तो उन्होंने जानवर को, जो एनिमल्स हैं, बहुत छोटे छोटे केजेस में बंद किया हुआ है, जो कि साइंटिफिकली भी रॉन्ग है कि आप छोटे से केज में बंद ही नहीं कर सकते। अच्छा। और वो मार्केट रात को बंद हो जाती है
इवन के हॉस्पिटल भी बोर्डिंग में 24 आवर जब तक ना हो आप बोर्डिंग नहीं कर सकते। तो वो मार्केट जो होती है वो रात को बंद हो जाती है, कोई देखने वाला नहीं, अंधेरे में कोई पानी नहीं, कोई फूड नहीं, कुछ नहीं। इवन के JFK खुद जाके पानी भी देता रहा है, हम सफाई भी करवाते रहे हैं, हम खाना भी डालते रहे हैं, और इवन के रजिस्ट करते हैं। JFK ने इस चीज को बड़ा हाईलाइट किया था कि एनिमल मार्केट्स बंद है, खाना नहीं वहाँ पे प्रोवाइड किया जा रहा, हम देना चाहते हैं, हमें एक्सेस मार्केट ने जब लॉकडाउन था, इन्होंने जो बच्चे थे पपीज छोटे छोटे, इन्होंने वो गंदे नाले में फेंक दिए थे। तो JFK ने रेस्क्यू किए वहाँ से, अभी भी माशाल्लाह जो कुछ बच्चे हैं वो बड़े हो गए हैं, प्रॉपर वैक्सीनेटेड हैं। तो डॉक्टर साहब ये कहिएगा कि ये टोरंटो मार्केट तो बहुत सालों से, और ये तो कहते हैं पार्टीशन से पहले की मार्केट है जो मुख्तलिफ पर्पसेस के लिए यूज़ होती रही। अब वो एनिमल मार्केट प्लस फूड मार्केट चिकन और फिश वगैरह के लिए बन गई है। अब ये तो काफ़ी महंगे जानवर होते हैं, मतलब मैं जैसे अभी देख रही थी पर्शियन कैट है, रशियन कैट्स हैं, और ये तो 10-10, 12-12 हज़ार के बच्चे ये लोग बेचते हैं। साइमीज ही अब 7-8 हज़ार रुपए का एक छोटा बच्चा जो है वो बेचते हैं। तो इतना कमाने के बाद भी अगर ये अच्छी फैसिलिटी वहाँ पे प्रोवाइड नहीं कर पाते। वहाँ पे जो हमने रिसेंटली भी रेस्क्यू किए हैं, ये वो एनिमल भी बेच रहे थे जो बहुत बीमार थे। फॉर एग्जांपल एक किटन है, अब वो अभी हमने दिखाया शायद उसके वो आईज का वो दिखा, तो उसकी पीछे से स्किन पूरी खराब थी, ऊपर मैट्स से नजर नहीं आ रहा था। इसके इवन के उसके भी 2000 मांगते थे। अच्छा कि ये भी पे करें। वो तो रेस्क्यू किए हमने, तो और वो से जाकर ट्रीट किया। क्या देखा है डॉक्टर साहब कि वहाँ पर क्या डॉक्टर मौजूद नहीं है, वहाँ पर फूड वाला कोई मौजूद नहीं है, एडमिनिस्ट्रेशन नहीं है, बेसिक प्रॉब्लम, क्योंकि वहाँ पर बड़ी पुरानी मार्केट है, ये एडमिनिस्ट्रेशन है पर वो बस नाम की है, उन्हें कोई पता नहीं कि जानवर कैसे रखने। बेसिकली वो वेट नहीं है वहाँ पे, कोई डॉक्टर नहीं है वहाँ पे जो बता सके, वहाँ पे कोई मैनेजमेंट ऐसी नहीं है जो बता सके कि जानवरों को पानी चाहिए, खुराक चाहिए, साफ़ पानी चाहिए। वो साफ पानी, खुराक तो क्या, साफ केज नहीं देते। आप उनके जाके केजेस देखेंगे, नीचे स्टूल पड़ा हुआ है, यूरिन पड़ा हुआ है, उसी के ऊपर बैठ रहे हैं। और जो उनके केजेस हैं, खरीदार आते हैं फिर ले जाते हैं चीजें इस तरह से, मेरे ख्याल आते हैं, लेते हैं, आते हैं क्योंकि आपके पास कोई और ऑप्शन नहीं है उस तरह से। लेकिन सबका इंप्रेशन यही जाता है। मुझे खुद भी पर्सनली अबू ज़र विजिट करने का इत्तेफाक हुआ था, तो ये एनिमल राइट्स के बिल्कुल दोबारा ना जाऊं, एनिमल राइट्स के बहुत खिलाफ जो है। और अगर देखा जाए तो जब ये चीज़ें हाईलाइट होती हैं तो पाकिस्तान का नाम जो वो इंटरनेशनल लेवल पे बहुत आ जाए कि एनिमल लवर है। और हमारे अभी आपका प्लान क्या है? 11th को प्रोटेस्ट तो कॉल किया जा रहा है, लेकिन प्रोटेस्ट है किसके खिलाफ? मुतालिबात क्या क्या हैं? क्या मुतल्लिका हुकाम से आपकी कोई मुलाकात हुई है? आपने अपना इशू रेस किया है? DC हैं लाहौर के, एडमिनिस्ट्रेशन की पूरी एक टीम है, क्या आपकी उनसे मुलाकात हुई है? देखिए अभी तक कोई हमारी ऐसी कोई मुलाकात नहीं हुई, और ना हमारा जो है वो किसी अपनी हुकूमत के खिलाफ हम कोई ऐसा नहीं है। हम सिर्फ एनिमल राइट पे बात करना चाहते हैं, तो हम उन्हें बताना चाहते हैं कि इस इशू को भी देखिए। आप हम PM की बात करें अपने, तो वो भी एक पेट लवर है, उन्होंने भी डॉग रखा हुआ है। तो ऐसा PM जो खुद पेट लवर हो वो इस चीज़ को ना देखे, एहसास होगा जब वो ये चीज़ देखेंगे। हम राइज करना चाहते हैं इस चीज़ को कि अगर वो खुद देखते हैं इस चीज़ को तो उन्हें एहसास होगा कि यार वाकई ये एक अच्छी चीज़ नहीं है। हम बेसिकली यस प्रेजेंट करना चाह रहे हैं, और हम चाह रहे हैं कि बैन हो जाए। अगर ये एनिमल अच्छे रख नहीं सकते, एनिमल अब्यूज़ करते हैं, जब इन्हें हमने कहा जी पानी डाल दे, खाना डालते, हमें भी रजिस्ट करें कि नहीं डाल। अच्छा ये मुझे बताएं कि आपने जिस तरह से हमने टोरंटो मार्केट लाहौर की आप बात कर रहे हैं, हमने लॉकडाउन में इस्लामाबाद की भी कुछ मार्केट्स में ऐसे देखा था, वहाँ पर भी कैंपेन चली थी, और भी कुछ शहरों में ऐसे प्रॉब्लम्स हैं, किसी ने आपसे बात किया था कि एक प्लेटफॉर्म से होकर बात की जाए ताकि उसका इम्पैक्ट ज़्यादा हो? देखिए बस बेसिकली मुझे दूसरे सिटीज़ के प्रॉपर मार्केट्स का नाम नहीं पता, क्योंकि बेसिकली मैं लाहौर से, मैं लाहौर को ही डील करता हूँ। हमारा कोऑर्डिनेशन है, पर कराची में सुनने में एक मार्केट है, जितने भी मार्केट्स हैं यस वहाँ पे भी है एक एनिमल मार्केट। मुझे एग्जैक्ट उसका नाम तो नहीं आइडिया, पर वहाँ के लोगों ने भी JFK के नीचे कमेंट्स किए हैं कि जी यहाँ पर भी एक कीजिए, ऐसा प्रोग्राम कीजिए, यहाँ पे भी एनिमल्स के साथ जुल्म हो रहा है, एनिमल राइट्स फॉलो ही नहीं किए जाते। उनको ऐसा समझा जाता है कि वो बस एक टॉय है, आप उठाएं। अच्छा, आप क्या समझते हैं कि जो शेल्टर होम्स हैं एनिमल्स के लिए ये काफ़ी हैं? JFK जो सर्विसेज प्रोवाइड कर रहा है फ्री ऑफ कॉस्ट, कि आप अगर उनको रिपोर्ट भी करते हैं कि यहाँ पर ये जानवर बीमार है या कहीं गिरा पड़ा है, तो वो आके उसको ले जाते हैं और उसको फिर रेस्क्यू भी करते हैं। और हमने ऐसी बहुत सी चीज़ें देखी कि वो फिर सर्वाइव करके बड़े हेल्दी उसमें हो जाते हैं। तो आपको लगता है कि ये काफ़ी हैं या ये मज़ीद और होने चाहिए? देखिए जी, इतने जानवर हैं कि आपकी जितनी रेस्क्यू टीम्स हैं ये कम है। इसमें गवर्नमेंट लेवल पे भी होनी चाहिए, सपोर्ट होनी चाहिए, फिर जाके हम कुछ ना कुछ कर सकते हैं। और ये JFK की बात करूँ को तो इनके जो हमारी CEO हैं वो जुल्फ़ी शाह,
वो इवन कि उन्हें कॉल आती है तो वो खुद किसी को नहीं भेजती, उन्हें कॉल आई है वो खुद रिसीव करने चले जाती हैं। ठीक है। तो ऐसा अच्छा, ये फैशन बताएं, है इसमें कि हम लोग खुद जाते हैं, एनिमल्स के डॉक्टर प्यार साहब, आपने है। ओवरऑल वहाँ पे विजिट किया है, वहाँ पे इंडिविजुअल ऑनर्स हैं, वहाँ पे छोटी छोटी दुकानें हैं, क्योंकि हर एक की फिर अपनी जिम्मेदारी होगी कि कोई मेन भी है वहाँ पर जो कि उनके सबका जवाबदेह हो, या फिर सब इंडिविजुअली अपना काम कर रहे हैं? लेकिन जी मार्केट बहुत बड़ी है, शॉप्स बहुत छोटी छोटी हैं, ठीक है। मतलब कि मैं इस स्क्वायर की बात करूँ तो इतनी इतनी शॉप्स भी हैं। ओके। प्रॉपर वहाँ पे जैसे वो ताजरान कोई पार्टी जैसे होता है, वो नहीं उनमें सदर होते हैं, वो हैं, पर वो भी वैसे हैं कि उन्हें पता ही नहीं है कि क्या होना है, अच्छा। वहाँ पे पानी देना है नहीं देना, उनको मैनेजमेंट नहीं आइडिया बिल्कुल भी। ठीक है। या तो तो वहाँ- बेसिकली yes। मैनेजमेंट का जिक्र करना चाहते हैं आप इस प्रोटेस्ट में, और बैन करें अगर नहीं चेक एंड manage- बैलेंस नहीं रखा बिल्कुल जाता। ठीक है। बिल्कुल जी। जी। दूसरा, जहाँ पे डॉग है, जहाँ पे इनकी मार्केट डॉग्स मार्केट है, ये नहीं है कि आप जो ह्यूमंस हम लोग चिकन कंज्यूम करते हैं, वो मार्केट बिल्कुल उसके ऐसे साथ पे जी, ऐसे जी, पे है, है साथ है। वो लाइन है, और आप जब अगर वहाँ से आपको जाना होगा तो वो दिखेगा कि नीचे बहुत गंदगी है। इधर डॉग्स हैं, इधर एनिमल्स कंज्यूम जो ह्यूमंस कंज्यूम करते हैं, चिकन है, साथ में मिक्सर है। ठीक। बिल्कुल। तो वहाँ पे बहुत आप बुरा। हाइजीन Unhygienic का condition। ख्याल भी नहीं रखा जाता, बिल्कुल। अनहाइजीनिक कंडीशंस हैं, और प्रोटेस्ट कॉल की जा रही है, जिसपे मैंने देखा है कि सोशल मीडिया पर आप 11 लोग काफी अक्टूबर एक्टिव हैं, at 2 PM। अब लोगों को बुला रहे हैं, खासतौर पर एनिमल लवर्स को ट्रैक किया जा रहा है, एंड इन पिक्चर्स को देखने के बाद तो कोई भी दुखी भी होगा बिल्कुल। और सैड भी और फील basic- करेगा। एंड आई basic rights हैं जी उनके। एग्जैक्टली आई थिंक इस पे लाहौर की जो गवर्नमेंट है उसको एक्टिव होने की जरूरत है। अगर मार्केट एडमिनिस्ट्रेशन इस चीज को टेकअप नहीं कर पा रही, लाहौर की एडमिनिस्ट्रेशन का ये फर्ज है कि वो इस इशू को देखे, क्योंकि इससे पहले भी हाइजीनिक Monitoring करें कंडीशंस पर जाके, बहुत check बार टोरंटल मार्केट को सील भी किया गया है। सो अब भी जाकर आई थिंक वो दोबारा चेक एंड बैलेंस रखने की जरूरत है, तभी सिचुएशन पर बेहतर अभी जो हम ये कर रहे हैं कि ये इसको प्रॉपर शट डाउन कर ठीक। देगी, क्योंकि ये नहीं कर ठीक, सकते। बिल्कुल। उम्मीद हम Thank ये you so करते हैं much। कि आपकी आवाज़ सुनी जाए और इस मामले को हल किया जाए। बहुत शुक्रिया डॉक्टर सुहेल अहमद, आप हमारे साथ मौजूद थे। नाज़रीन, एक ब्रेक लेते हैं, फिर मिलेंगे। वेलकम बैक। एक बार फिर से आपको खुशामदीद कहेंगे, और 5 अक्टूबर के हवाले से आज एक दिन की इंपॉर्टेंस इसलिए भी बढ़ जाती है कि आज प्राइम मिनिस्टर इमरान खान साहब की बर्थडे है, और वो आज 68 साल की हो गए। तो आप वेरी हैप्पी बर्थडे टू प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान इमरान खान। बिल्कुल। और इसके साथ साथ हमने देखा कि सोशल मीडिया पर दुनिया भर से उनके लिए नई ख्वाहिशात के हवाले से पैगामात आ रहे हैं। 5 अक्टूबर 1952 को इमरान खान लाहौर में पैदा हुए थे, और आज तमाम जो उनके फैंस हैं अपने कायद की सालगिरह मनाने के लिए इमरान खान के चाहने वाले सोशल मीडिया पर इंतहाई मुतहरिक हैं। उन्होंने कप्तान को मुबारकबाद देते हुए उनके लिए नए ख्वाहिशात का इजहार किया है, और साथ साथ चूँकि उनकी क्रिकेट से एक लंबी ज़िंदगी वाबस्ता रही है, तो उस हवाले से भी जिक्र हो रहा है। फिर पॉलिटिक्स में भी उनको इतने साल हो गए हैं, 24 साल के करीब, तो इस हवाले से भी बात हो रही है कि पॉलिटिक्स में फिर प्राइम मिनिस्टर बनने के बाद। तो ओवरऑल सोशल मीडिया पर हमने देखा कि ट्रेंड है इस वक्त प्राइम मिनिस्टर इमरान खान की। बिल्कुल, और ये हम दिखा भी रहे हैं कि टॉप ट्रेंड 2-3 तरह के चल रहे थे, जिसमें हैप्पी बर्थडे इमरान खान भी था एंड हैप्पी बर्थडे कप्तान भी था। बेशक वो वज़ीर आज़म है, लेकिन आज भी कप्तान के नाम से जाने जाते हैं। और उनके क्रेडिट में एक सबसे बड़ी बात जो शौकत खानम हस्पताल के हवाले से है कि स्टेट ऑफ द आर्ट अपनी नौयत का जो हॉस्पिटल उन्होंने बनाया, उसकी मिसाल नहीं मिलती। जो सिस्टम वहाँ पर मौजूद है आज भी इतने सालों के बाद, ग्रो करने के बाद, वो इंटरनेशनल हॉस्पिटल और इंटरनेशनल स्ट्रक्चर से कम नहीं है। और उसके बाद अब एक क्रिकेट से उनका जो सफ़र शुरू हुआ और अब प्राइम मिनिस्टर तक का सफ़र, सब लोग जो है वो दाद भी दे रहे हैं। खान साहब की बड़ी डिफरेंट तस्वीर निकाल के ये हम चूँकि स्क्रीन पर दिखा भी रहे हैं कि ये वो पूरी सोशल मीडिया पर उनके फैंस हैं जो उन्हें आज बर्थडे विश कर रहे हैं। अपने साथ तस्वीर भी कुछ शेयर कर रहे हैं, और उनके लिए नए पैगामात भी, उसका भी इजहार है। अगर बात करें इमरान खान की ज़िंदगी जाती की, तो 3 शादियां हैं उनकी। ये और चाहने वाली इमरान खान अक्सर ऐसे होता है ना, किसी को बर्थडे विश करनी होती है तो आप अपने साथ उनकी तस्वीर लगाते हैं। तो मैंने सोचा कि मैं भी ढूंढ के निकालूं और मैं खान साहब को बर्थडे विश करूं। सो अल्लाह ताला उन्हें सेहत और तंदुरुस्ती दे, और वो इसी तरह से मुल्क की खिदमत करते रहे हैं। एंड एक्चुअली अब हम ये उम्मीद लगाकर बैठे हैं कि अगले जो उनके 3 साल हैं, जो जमहूरी दौर वो पूरा करें, उसमें वो सिर्फ और सिर्फ आवाम का सोचें और आवाम के लिए ऐसी पॉलिसीज, ऐसे डिसीजन लेकर आएं जिससे आवाम जो है वो पुरसकून हो सके। चूँकि इमरान खान की बर्थडे के हवाले से मैं बात कर रहे थे, तो मैं सिर्फ ये, क्योंकि आधी बात मैंने भी वो की थी, तो वो आपकी तस्वीर आ गई, मैं फिर एक्साइटेड हो गई। उसमें सिर्फ ये थी कि कंप्लीट करने वाली बात ये थी कि इमरान खान की जो पहली शादी थी जमाइमा खान के साथ,
वो आज तक ज़बान में बहुत ज़्यादा जैसा कहते हैं, हर शख्स उसी की बात करता है, लेकिन इसके अलावा उनकी 2 शादियाँ हुई थी उसके बाद भी, और अभी उनकी तीसरी शादी जो कि बुशरा बीबी से हुई है 2018 में, वो जारी है। तो उस हवाले से भी उनके लिए नई ख्वाहिशात हैं, और इसके साथ साथ उनकी बर्थडे है, तो हम इमरान खान को हैप्पी बर्थडे कहते हैं। बिल्कुल, इसी के साथ आज के दिन की इम्पोर्टेंस में और भी इजाफा हो जाता है जब दुनिया में आलमी तौर पर आज टीचर्स डे सेलिब्रेट किया जा रहा है। कौम के मामारों को करार दिए जाने वाले असातिज़ा के आलमी दिन को आज दुनिया भर में मनाया जा रहा है। इल्म की शम्मा जलाने वाले पूरे आलम को इल्म की रोशनी से मुनव्वर कर देते हैं, और ये काम करने वाले को उस्ताद कहा जाता है। बिल्कुल, उस्ताद किसी भी माशरे की तरक्की में कलीदी किरदार अदा करते हैं, और इसीलिए उनकी खिदमात को सराहने के लिए हर साल 5 अक्टूबर को, और ये दिन 1994 से मनाया जा रहा है, आलमी दिन असातिज़ा का मनाया जा रहा है। घर से बुनियादी तालीम हासिल करने के बाद एक बच्चा माशरे में जब जाता है तो उसको मुकाम हासिल करने के लिए तालीम और तरबियत की ज़रूरत होती है, जो उसे उस्ताद के अलावा कोई भी नहीं दे सकता। मुल्क भर के तालीमी इदारों में मुख्तलिफ तकरीबात का भी इस हवाले से इनेकाद किया जा रहा है, और तलबा अपने अपने टीचर्स को खराज तहसीन पेश कर रहे हैं। और इसी प्लेटफॉर्म से मैं और अबूजर भी अपने टीचर्स को न सिर्फ खराज तहसीन पेश करेंगे, बल्कि उनको सलाम पेश करेंगे कि आज हम जो कुछ भी हैं पेरेंट्स के बाद, इट्स बिकॉज ऑफ आवर टीचर्स। हमने जिक्र किया तालीम और तरबियत का। मुझे ये लगता है कि ओवर द पीरियड ऑफ टाइम आहिस्ता आहिस्ता तरबियत का एलिमेंट बहुत पीछे जाता जा रहा है, तालीम बहुत आगे आती जा रही है। स्टूडेंट्स जो हैं अब वो रुतबा, वो मकाम टीचर्स को शायद उस तरह से नहीं दे पाते। कमी कहाँ रह गई है, क्यों इस चीज़ को रियलाइज़ नहीं किया जाता, और टीचर्स डे फिर एक दिन पर महदूद क्यों हो गया? ये तो सारा साल होना चाहिए। इस पर हम बात करेंगे। हरदिल अजीज़ टीचर हमारे साथ मौजूद हैं जी। टीचर वो गुज़श्ता 23 साल से हैं, मुख्तलिफ इंस्टीट्यूट से उनका ताल्लुक़ रहा, जिसमें FC कॉलेज है, HSN कॉलेज है, उसके बाद सुपीरियर यूनिवर्सिटी के साथ गुज़श्ता 13 साल से वो अटैच है। और हरदिल मैं इसलिए कह रही हूँ, एक तो वो सेलिब्रिटी हैं, तो सेलिब्रिटी जब टीचर होता है तो उनसियत और मोहब्बत खुद ब खुद हो जाती है। लेकिन चूंकि मैं पर्सनली भी इनके बहुत से स्टूडेंट्स को जानती हूँ, तो जो मोहब्बत का एलिमेंट इनके स्टूडेंट्स इनके लिए रखते हैं वो इसको यूनिक बना देता है। हमारे साथ मौजूद हैं हसीफ खान साहब, उन्हें मैं खुशामदीद कहूंगी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम जी, क्या हाल चाल है? अल्लाह का शुक्र, थैंक यू वेरी मच फॉर दिस इंट्रोडक्शन। मेरे ख्याल से ये बड़ा मजे का एक एलिमेंट होता है ना, मेरी टीचर एक सेलिब्रिटी है ये बड़ा मजे का एक एलिमेंट होता है। तो ये महसूस होता है आपको जब आप पढ़ाते हैं? जब पहले तब था उस वक्त तो ये वाला स्टेटस नहीं था, लेकिन उस वक्त तो सिर्फ पढ़ा ही रहे थे। लेकिन अल्टीमेटली एक मैं हमेशा कहता होता हूँ कि आपकी जिंदगी 2 पीस पे चलती है, एक आपकी पर्सनालिटी होती है, दूसरा आपका प्रोफेशन होता है। तो अगर पैशन एंड प्रोफेशन, तो अगर आपका पैशन जो है वो आपका प्रोफेशन बन जाए तो वो बहुत सबसे ज्यादा अच्छी बात होती है। सो दैट्स व्हाट आई हैव डन। जब पढ़ाना शुरू किया था तो लोग कहते थे कि क्यों पढ़ा रहे हो, बहुत से प्रोफेशंस हैं, लेकिन आई बिलीव कि इन 23 सालों के बाद जितना प्यार मुझे अपने स्टूडेंट से मिला, मुझे लगता है कि अम्मा की बात मानी थी मैंने, तो वो मुझे अभी भी वो लगता है कि माँ की दुआ, माँ की दुआओं के साथ ही ये सारा कुछ, ये सारे बाग लगे हुए हैं। अच्छा सर, देखिए क्योंकि टीचर जो होते हैं उन्हें हमने हमेशा सर कहा है, तो इसलिए जी आपसे मुखातिब होते हुए सर का लफ्ज़ ज़रूरी है इस्तेमाल करना। सर, जिस तरह से हमने देखा है, आपने कहा बड़ी ज़बरदस्त बात की, पैशन होना चाहिए, और प्रोफेशनल बन जाए तो बड़ा ज़बरदस्त हो जाता है। ये बहुत कम लोग देखे हैं कि जिनका पैशन हो टीचिंग का। होता ये है कि अक्सर पाकिस्तान में खुसूसन, ये हम बात करेंगे वेस्ट और ईस्ट का कंपैरिजन लेकिन बाद में, लेकिन अभी हम ये अगर जिक्र करें, अक्सर लोगों को हमने ये देखा है कि लोग कहते हैं कि जी मैंने एग्जाम देना था, वहाँ में कामयाब नहीं हुआ, फिर मैं टीचर बन गया, या मैंने ये करना था, और कुछ नहीं मिल रहा था। क्या वजह है? देखिए जी, 2 तरह के लोग होते हैं, एक होता है टीचर बाय चॉइस, एक होता है टीचर बाय फेट। तो आपका आई एम वेरी मच लकी कि टीचर बाय चॉइस है, वरना मोस्ट ऑफ द टाइम होता यही है कि आप दुनिया के सारी चीजें अटेम्प्ट कर लेते हैं और उसके बाद यू कम अप एंड यू से चलो यार मैंने पढ़ाना शुरू कर दिया। जिस तरह बर्नार्ड शॉ कहते थे, वन हु कैन डज, वन हु कैन नॉट टीचर्स। तो वो हमारे लिए भी वो वाला कॉन्टेक्स्ट आता है, वन हु कैन नॉट के साथ कॉन्टेक्स्ट आता था। लेकिन आई बिलीव के अगर आप इसको जल्दी समझ लें और आप कहें कि जी दिस इज द प्रोफेशन दैट यू वर मेड फॉर, तो आई थिंक सब चीजें बिल्कुल और हर चीज में जी। देखिए मेरे वालिद मरहूम कहा करते थे कि ऑनर एंड फेम फ्रॉम नो कंडीशन राइज, act well your part, there all the honor lies. You need to act your part well. हमारे पास जो जितने भी अभी हम टीचर्स की बात कर रहे हैं, तो बहुत से टीचर्स ऐसे होंगे कि आप लोगों की जिंदगियों में जिन्होंने ऐड की होगी वैल्यू, और आप उनको क्लास के साथ भी या क्लासेस के बाद भी उनकी पर्सनालिटी से आज तक याद करते हैं। स्कूल की जिंदगी के टीचर्स आज तक हमारे साथ कांटेक्ट, तो वो वाले टीचर्स जो हैं, दे हैव क्रिएटेड एन इंपैक्ट ऑन योर लाइफ, और उनकी पर्सनालिटी का कुछ हिस्सा
आप जरूर चाहेंगे कि जी वो आपके अंदर भी उसकी झलक नजर आए। तो ये ही एक टीचर का आई थिंक खासा होता है कि टीचर अपने आप को देते हैं, एक कहते हैं ना अपनी लेगेसी बांट देते हैं कि जी आपको जो चीज अच्छी है वो उनके अंदर दे कुड गो एंड दे कुड कम अप विद दिस। अच्छा खान जी, मैं आपको खान जी कहूंगी जी, क्योंकि आपके फेवरेट स्टूडेंट्स जो है वो आपको खान जी कहते हैं। जी आई लव दिस टाइटल, तो मुझे बहुत अच्छा लगता है। अच्छा ये कहिएगा कि तालीम और तरबियत का हमने जिक्र किया, ऐसा क्यों हो रहा है कि हम अब सिर्फ शायद एजुकेशन के ऊपर फोकस कर रहे हैं, जिसमें स्टूडेंट्स को लगता है कि हमें ज़्यादा पता है। ये वाला एलिमेंट जब से आ गया, टीचर का वो रोल, वो मकाम कहीं पीछे। तरबियत वो है जो आप क्लासेस के बाद भी ग्रूमिंग के जुमरे में करें, पर्सनालिटी के जुमरे में करें, क्योंकि एक टीचर आइडियल होता है हर स्टेज पर। वो एलिमेंट कहाँ गायब होता जा रहा है? बेटा एक ना कंसर्न आया, आजकल गूगल आ गया। जब से गूगल आया है ना तो वो टीचर जब सारे के साथ देखते, अच्छा ये सर ने यहाँ से उठाया ये काम, जी यहाँ से चीज उठा के लेकर आए हैं, तो उनका ये होता है कि यार हम तो ये चीज खुद भी पढ़ सकते हैं। तो वो उनकी अल्टीमेटली, और आई बिलीव उस्ताद का अपना तरीकेकार होता है, बेशक आप गूगल से कोई चीज उठा भी लें, इट इज हाउ द वे यू टेल द स्टोरी। तो टेलिंग दैट पर्टिकुलर स्टोरी इज इंपॉर्टेंट। लेकिन हमारे स्टूडेंट्स ये समझते हैं कि जी ओ ये इनका अपना नहीं है, ये फला, ये तो गूगल से मैं भी पढ़ सकता हूँ। तो वो उसकी वजह से आई थिंक द चेंजेस हैव कम। और जहां तक तरबियत की बात है कि क्लास में आकर सिर्फ अगर आप ये पढ़ा ही रहे हैं 1.5 घंटे का लेक्चर, तो 1.5 घंटे के लेक्चर में आपने उनको असल चीज सिखाई क्या? बहुत से हर टीचर की यूएसपी होती है। मैं अगर अपनी बात करूं तो मैं कहता हूं कि जिंदगी जो है आपकी स्माइल्स के बगैर नहीं गुजरनी चाहिए। आपको टेंशन भी हो, इट्स यू आर जस्ट अ स्माइल अवे। तो आप अगर स्माइल कर देते हैं अपने उस टाइम पे जिस वक्त दुनिया आपको समझती है कि ये नहीं उठ सकता, एंड यू स्टैंड अप विद अ स्माइल एंड यू से कि जी आई एम हियर एंड आई कैन डू दैट, तो वो सबसे अच्छी चीज है। तो वो अगर आप अपने स्टूडेंट्स को तरबियत दे देते हैं वो बहुत अच्छा है। बहुत से टीचर हैं बड़ी माजरत के साथ कि सिर्फ और सिर्फ व्हाइट बोर्ड की तरफ मुंह करके पढ़ा देते हैं और नहीं है। ये फोटोकॉपी शॉप से नोट्स ले लीजिएगा और ये याद कर लीजिएगा। तो जब आप इंटरेक्शन नहीं करते स्टूडेंट्स के साथ, इंटरैक्ट नहीं करेंगे, तो आई बिलीव के राइट सर, जिस तरह से हमने देखा ओवर द पीरियड ऑफ टाइम, एक उस्ताद जब हमने सुना है अपने बड़ों से कि जो टीचर आते थे और ऐसे बच्चे अलर्ट हो जाते थे और बड़ा ज़्यादा स्ट्रिक्ट माहौल होता था, वो बताते थे, उनकी रिस्पेक्ट बहुत ज़्यादा होती थी, इसमें कोई शक नहीं। लेकिन वैसे स्ट्रिक्टनेस की बात करें, पेरेंट्स का भी तब यही तरीकाकार होता था। ओवर द ईयर्स हमने देखा कि पेरेंट्स भी थोड़ा फ्रेंड्स बन गए और ये थोड़ा कल्चर आ गया कि फ्रेंड वाला अगर पेरेंट होगा तो वो ज़्यादा क्लोज होगा। इसी तरह टीचर को देखा ओवर द पीरियड ऑफ टाइम, मेरे टाइम पे भी ऐसे था जब हम स्टूडेंट थे कि टीचर्स के साथ थोड़ी दोस्ती का एलिमेंट भी होता था। रिस्पेक्ट तो थी अपनी जगह, लेकिन दोस्ती का भी एलिमेंट आ गया था। इससे कितना फ़ायदा हुआ है? देखिए जी, जब मेरे उस्ताद थे तो मुझे ये लगता था कि मेरे और मेरे उस्ताद के दरमियान बहुत गैप है। हम सामने एक तो एज का भी गैप था और उनके लिहाज से हमें ये नजर आता था कि नहीं, वी यूज्ड टू जस्ट लुक अप टू आवर टीचर्स। लेकिन बस डर भी था, वो डर बहुत ज्यादा था। अब्बा के साथ भी बहुत डर था सर, और उसी तरह टीचर्स के साथ भी था। लेकिन व्हेन आई स्टार्टेड टीचिंग तो मैंने कहा अच्छा यार मुझे ये डर खत्म करना, और उसमें जो एज ब्रैकेट थी मेरी और मेरे स्टूडेंट्स की वो कम हो गई। ट्रेंड भी है ये देखा हमने ओवरऑल। तो आपके पेरेंट्स भी जी अपने दोस्त अपने बच्चों के साथ बहुत फ्रेंडली हैं और उनके टीचर्स भी बहुत ज्यादा फ्रेंडली। इससे फायदा ये हुआ कि जी बच्चे उनके दोस्त बन गए और बच्चे जो भी कुछ उनको प्रॉब्लम होती है वो स्ट्रेट अवे आकर अपने टीचर्स को और अपने अब्बा को बोल देते हैं। हमारे जमाने में मैं कहता हूँ, हम जो पिछली सदी के लोग हैं, हम जो पिछली सदी के लोगों को अब्बा नहीं जवाब, पिछली सदी के तो शायद हम भी हैं, फिर मुझे बहुत बड़ा लगेगा। तो अब्बा उस वक्त वो हमारे से कनेक्शन नहीं होता था, वो कम्युनिकेशन नहीं होती थी। वो कहते थे कि जी सोने का नवाला दो और देखो शेर की आंख से, तो वो उस तरह का कॉन्टेक्स्ट था। तो ये सारी की सारी जो मेरी जनरेशन जो जब अब माँ बाप बने तो उन्होंने कहा कि नहीं हमें दोस्ती करनी है। तो दोस्ती के साथ यह है कि जब आपका बच्चा चेंज हो रहा होता है फिजिकली भी, मेंटली भी, तो उस वक्त उसको माँ बाप की जरूरत होती है। क्योंकि मैं हमेशा ये कहता हूँ तमाम पेरेंट्स से कि इफ यू आर नॉट गिविंग टाइम टू योर चिल्ड्रन, somebody else is. बिल्कुल। So it's better that you give time to your children. टीचर का अगर दोस्ती का एलिमेंट है तो उससे भी कॉन्फिडेंस बेहतर हो गया, रिलेशन बेहतर हो गया। अगर वो अपने माँ बाप से बात नहीं कर सकता तो वो टीचर से बात करता है और वो टीचर उसको समझाता है कि जी आपने अपने माँ बाप के साथ किस तरीके से आपने डेवलप करना। बहुत से टाइम ऐसा होता है कि मैंने अपने स्टूडेंट्स को ये कहा है यू नीड टू लव योर पेरेंट्स। अब लविंग योर पेरेंट्स, वो कहते हैं जी कितने लोगों ने अपने अम्मा अब्बा को कभी जाकर आई लव यू कहूँगा, सर अम्मी अब्बू को कौन कहता है आई लव यू, बहुत और लोग हैं जिनको कहना तो मैं उनको कहता हूं कि नहीं यार, यू नीड टू बी देयर विद योर पेरेंट्स, जो आपका पहली जगह जिनसे आपने प्यार करना सीखा। अगर आप उनको नहीं बोलेंगे तो फिर क्या फायदा। व्हाट्स द पॉइंट? तो वो इस लिहाज से
आपको वो कम से कम उनको ना फौरन बार बार उनको वो बातें बतानी पड़ती हैं। एक दफा बच्चे भी समझता नहीं है, सीखता भी नहीं है। इसी तरह यूनिवर्सिटी में, स्कूल में भी जो स्टूडेंट्स हैं वो भी इसी तरह ही सीखते हैं। अच्छा खान जी, स्कूल लेवल पर अगर हम देखें तो बच्चे टीचर्स के साथ थोड़े ज्यादा क्लोज होते हैं, क्योंकि टीचर्स ने नजर भी रखनी होती है, छोटी एज से आप स्टार्ट कर रहे हैं। बट द मोमेंट यू पास आउट फ्रॉम स्कूल, आप कॉलेज या यूनिवर्सिटी जब जा रहे हो, तो वो जो एक एज ब्रैकेट है, टीन एज ब्रैकेट जो 19 ईयर्स तक जाती है, वो बड़ी खतरनाक होती है, बड़ी जैसे कहते हैं ना कि नज़र रखने वाली भी होती है। उसमें पेरेंट्स के साथ साथ टीचर्स भी इन्वॉल्व होते हैं। सो क्या आप समझते हैं कि हमारे टीचर्स को थोड़ी सी टीचिंग स्टाइल अपग्रेड करने की ज़रूरत है, या इंस्टीट्यूशंस को कमर्शियल स्टडीज से निकलकर एक्चुअली जो तालीम और तरबियत का कॉन्सेप्ट है उस तरफ भी आना पड़ेगा? देखिए जी, सबसे पहले ना आपके अंदर एक लाइफ लर्निंग स्किल्स हर यूनिवर्सिटी में, हर जगह पे आपको देनी चाहिए। फॉर एग्जांपल आपको होता है कॉन्फिडेंस लेवल, आप अपना कैसे लेके चलते हैं, जिंदगी जीनी कैसे है। nobody tells you about that। वो आपको कहते हैं कि जी जिंदगी में इस रास्ते पे चलना है, इस रास्ते पे चलना है, लेकिन आपको ये नहीं बताते कि प्रोस एंड कॉन्स क्या है। बेसिकली टारगेट बता देते हैं, रास्ता नहीं बताते। रास्ता नहीं बताते। तो आपके लिए मेरे हिसाब से तो स्टूडेंट्स को उनको सिर्फ चीजें सिखानी चाहिए कि फॉर एग्जांपल कॉन्फिडेंस होना चाहिए आपके अंदर कम्युनिकेशन स्किल्स होनी चाहिए, आपके अंदर ये होना चाहिए कि अपने आप को आप टाइम मैनेज कैसे करते हैं, आप स्ट्रेस को कितने अच्छे तरीके से लेते हैं। आप देखें कि आजकल के जमाने में जहाँ पे कितने आपको सुसाइड रेट्स मिलते हैं बच्चों के मार्क्स नहीं आए, आपके ए ग्रेड्स नहीं आए, उन्होंने कहा कि हम अपने अब्बा की एक्सपेक्टेशंस पे पूरा नहीं उतरे, तो आप हमारे लिए लाइफ इज एंड। लेकिन आई बिलीव कि वही चीजें हैं कि जो फेलियर जो है, दिस इज द फर्स्ट स्टेप कि आपको वो बताता है टुवर्ड सक्सेस। कोई बात नहीं, फेल हो जाते हैं, फेल होना बुरी बात नहीं है, लेकिन अल्टीमेटली दोबारा उठना ये सबसे जरूरी है। मैं एक छोटी सी एग्जांपल थी, मेरे बेटे का मैं हमेशा बताता हूँ, हमेशा वो नाराज हो जाता है इस बात के ऊपर। मेरे बेटे के 2 मार्क्स आए थी आउट ऑफ 100 इन मैथमेटिक्स। तो मुझे आके कहा यार डैड इतने मार्क्स आए हैं, तो मैं कहा यार एक्सीलेंट, बहुत अच्छे। तो मुझे कहता है मेरा मजाक उड़ा रहे हैं। मैंने कहा नहीं, आप 0 भी ले सकते थे। आपने 2 लिए तो इसका मतलब है यू मोर मोटिवेटेड, आप कुछ और भी कर सकते हैं। नेक्स्ट टाइम ही पास्ड। तो अगर आप उनकी जगह पे, मेरा ख्याल है कि अगर आप उनको थोड़ा सा मोटिवेट कर देंगे, क्योंकि वो बच्चा उस वक्त डाउन ही होता है, तो अगर टीचर या आपके अम्मा अब्बा सिर्फ उसको थोड़ा सा पैट कर देंगे, यार नथिंग हैपेंस, कोई बात नहीं है, जिंदगी बहुत बड़ी है, इसके बाद आप सक्सीड कर देंगे, सक्सेस करेंगे। सर एक क्विकली सिर्फ एक सवाल का जवाब चाहिए था कि आजकल हमें ये देखा है कि रिसेंटली पाकिस्तान में कल्चर में, ईस्ट में ये देखा है रिस्पेक्ट एलिमेंट वो नहीं मिलता गवर्नमेंट की तरफ से भी, लोगों की तरफ से भी, जो कि वेस्ट में है। ये लोग बहुत शिकायत करते हैं कि यहाँ के वीसी को हथकड़ी लगा दी जाती है और वहाँ पर लोग रिस्पेक्ट में खड़े हो जाते हैं, जज भी। ये क्या वजह है, इसको किस तरह से खत्म किया जाता है? एज ए कल्चर आई बिलीव कि एक ऐसा प्रोफेशन है जिसने तमाम सारे प्रोफेशंस को बनाया है कि अगर आप कहीं भी देखेंगे तो आपका कोई ना कोई टीचर इसकी अपनी जिंदगी के ऊपर वैल्यू ऐड की है। तो आई थिंक कि हमें अपने टीचर्स को ऑन द बेसिस ऑफ व्हाट दे हैव गिवन टू द सोसाइटी, वो वेस्ट जाहिर बात है कि जी दे आर, मैं अभी बाहर जब भी गया हूँ तो उनको बताया है कि बनाया मैं टीचर, तो एवरीबडी हैज स्टूड अप। मतलब हमारे अपने साथ भी ये चीज़ हो चुकी है। तो यहाँ पर आपको सिर्फ कहता है सर कैसे हैं सर, तबीयत ठीक है सर, तो वो हमारे लिए वो वाला कॉन्टेक्स्ट डिफरेंट है। शायद टीचर्स ने ही उनको अपने साथ मिला लिया ज़्यादा, तो वो रिस्पेक्ट का एलिमेंट कम हो गया और वो दोस्ती का एलिमेंट आ गया। लेकिन वो दोस्ती का एलिमेंट भी रिस्पेक्ट के जुमरे में रहता है और फिर टीचर्स को लोग आइडियलाइज भी करते हैं, जैसे कि आपको करते हैं, और आप अपने स्टूडेंट्स के लिए बहुत ज़्यादा मोटिवेशन भी है। मेरे एयरपेस के पीछे जितने भी पीसीआर में लोग बैठे हैं वो सबके सब आपके स्टूडेंट्स हैं, नुमान, सवेरा, अली। तो आप मीडिया में स्पेशली, क्योंकि आप मास कम्युनिकेशन पिछले 13 साल से पढ़ा रहे हैं, तो आपके स्टूडेंट्स हैं जो आपको हमेशा अच्छे अल्फाज में याद रखते हैं। एंड आई विश कि हमारे पास और इस तरह के टीचर्स हों एंड ऑल्सो इस तरह के स्टूडेंट्स भी हों। चीज सिस्टम के ऊपर नहीं होती, हर एक का अपनी जात होता है, अपना स्टाइल होता है, जिसको लेकर अगर वो चले तो फिर तालीम और तरबियत का कॉन्सेप्ट जो है वो आगे। और सर की बात एक चीज बड़ी जबरदस्त कि पैशन होगा और वही प्रोफेशन होगा तो फिर इज्जत भी होगी, लोग भी इज्जत करेंगे और उसका रिजल्ट भी नजर आएगा। बहुत शुक्रिया आपका असीम खान साहब, आप बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच। इसी के साथ नाज़रीन हम एक ब्रेक की तरफ चलते हैं, फिर हाजिर होंगे, हमारे साथ रहिए।
वेलकम बैक। एक बार फिर से आपको खुशामदीद कहेंगे। लॉकडाउन जहां खत्म हुआ वहां पर बहुत सी चीज़ें जब ओपन होना शुरू हुई तो एक एक्साइटमेंट थी, और सबसे ज़्यादा एक्साइटमेंट टूरिज़्म के हवाले से हुई, क्योंकि एक फिजिबल मौसम था जिस दौरान लॉकडाउन ओपन हुआ और लोग लॉकडाउन से घरों में रह रहकर थोड़ा सा तंग आ गए थे, जिसकी वजह से दे वांटेड टू ओपन अप और वो जाना चाह रहे थे, थोड़ा सा टाइम आउट निकालना चाह रहे थे। और टूरिज़्म के हवाले से जो मकामात खोले गए, वो चाहे आप नारायण कागान वाली साइड पर चले जाएँ, आप गलियात वाली साइड पर चले जाएं, गिलगित बल्तिस्तान वाली साइड पर चले जाएं, बहुत ज़्यादा इसको लोगों ने फॉलो भी किया और इसको ऑप्ट भी किया। बिल्कुल बिल्कुल, इसमें कोई शक नहीं है। पाकिस्तान में भी जो कि जिस तरह से आपने जिक्र किया कि टूरिज्म का बहुत शौक है, और इसमें कोई शक नहीं कि पाकिस्तान बहुत खूबसूरत मुल्क है। यहाँ की जो नेचुरल ब्यूटी है उसका जिक्र पूरी दुनिया में किया जाता है, और पाकिस्तान अब तो बहुत इंडेक्स में बेहतर भी आ गया टूरिज्म के हवाले से। बहुत टूरिस्ट स्पॉट्स जो है इस पर जिक्र हो रहा है। गवर्नमेंट जो है इसको बड़ा सपोर्ट कर रही है, लेकिन गवर्नमेंट के हवाले से तो हमने काफ़ी दफ़ा आपसे प्रोग्राम में जिक्र भी किया है कि किस तरह से गवर्नमेंट प्लान्स बना रही है, कैसे टूरिज्म को लेकर चलना है। लेकिन साथ साथ एक और इशू भी है, एक और सेक्टर बहुत इंपॉर्टेंट, वो ये है टूरिस्ट ऑपरेटर्स जो हैं, जो गाइड्स होते हैं, जो आपको लेकर चलते हैं, जो इंगेज करते हैं आपको, फिर जो उनके बसेस हैं, होटल्स हैं, रेस्टोरेंट्स हैं, खाना पीना है, रास्ते में ट्रैवल है, ये सारा कुछ उन्होंने अरेंजमेंट करना होता है। वो कैसे करते हैं? क्योंकि आजकल सोशल मीडिया बहुत से पेजेस आपने देखे होंगे इस तरह की काफ़ी ज़्यादा बन चुके हैं डिपार्टमेंट्स जो कि टूरिस्ट ऑपरेटर्स हैं, वो कैसे करते हैं ऑपरेट, लोगों को क्या मसाइल का सामना है, फिर उनको किन मसाइल का सामना है, किस तरह से आगे हम लोग इसको लेकर चल सकते हैं। तो टूरिस्ट गाइड ऑपरेटर हैं कंपनी, इनकी अपनी भी एक यूसुफ मुश्ताक साहब हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे हम बात करते हैं। वालेकुम सलाम। बहुत शुक्रिया जी पहले वक्त देने के लिए। ये बताइएगा कि जिस तरह से हमने जिक्र किया कि पाकिस्तान बहुत खूबसूरत मुल्क है, इसमें कोई शक नहीं है, लोग टूरिज्म करना चाहते हैं, दुनिया से आ रहे हैं, आपकी कंपनी है, क्या इश्यूज होते हैं जब गाइड जिस तरह आप लेके चलते हैं लोगों को, क्या प्लान्स बनाते हैं, किस तरह से आप इसको एग्जीक्यूट करवाते हैं, ये ज़रा एक बताइएगा। जी बेसिकली मैं थोड़ा सा पीछे जाना चाहूँगा कि 90 की दहाई के अंदर पाकिस्तान टूरिज़्म बहुत ज़्यादा थी। आप देख सकते थे हर पंजाब, सिंध, KP के और आपके गिलगित बल्तिस्तान में कोने कोने में आपको फॉरेन टूरिस्ट मिलता था। फिर हुआ ये कि 2001 वर्ल्ड ट्रेड सेंटर के बाद दुनिया यकसर चेंज हुई, उसके टेररिज्म के खिलाफ वॉर स्टार्ट हो गई, तो उसका सबसे ज़्यादा नुकसान हुआ हमारी टूरिज़्म को हुआ। तो फिर आगे तकरीबन 2010 के बाद 11-12 के बाद सोशल मीडिया बहुत ज़्यादा हुआ और आपकी ज़िंदगी पर असरअंदाज होना शुरू हुआ, तो टूरिज़्म बड़ी आसान हो गई। तो स्पेशली हमारी यूथ बहुत ज़्यादा इस तरफ आई। 2012 के बाद एक इनकलाब आया सोशल मीडिया के थ्रू, और पाकिस्तान में देखा गया कि सैकड़ों कंपनीज फेसबुक के थ्रू, ट्विटर और यूट्यूब के ज़रिए काम करना स्टार्ट होगी। तो अल्हम्दुलिल्लाह अब ये टाइम है कि अभी रिसेंटली जब लॉकडाउन ख़त्म हुआ तो लोगों के पास रहने के लिए होटल्स नहीं थे, जिन्होंने एडवांस बुकिंग करवा ली वो तो अकोमोडेट हो गए, बाकी रोड्स पे लोग कैंपिंग फुल है। तो सोशल मीडिया इस वक्त सोशल मीडिया मार्केटिंग के थ्रू बहुत आसान हो गया, पूरी दुनिया को अपनी खूबसूरती दिखा सकते हैं। तो पाकिस्तान ऐसा मुल्क है, हम लोग बड़े लकीली ऐसे खित्ते में रहते हैं कि जहाँ पे वो सब कुछ है जो टूरिज्म के लिए होता है, कि यहाँ पे दुनिया के बुलंद पहाड़ हैं, बीचेस हैं, यहाँ पे लश ग्रीन वैलीज हैं, सब कुछ है। और सबसे जो बड़ी चीज़ है किसी भी टूरिज्म इलाके के लिए वहाँ का अमन व अमान का होना ज़रूरी है। अल्हम्दुलिल्लाह हमारे जो जितने शुमाली इलाका जाते हैं वहाँ 0 क्राइम रेट है। अब बिला खौफो ख़तर आप ट्रैवल कर सकते हैं, कोई ऐसा वाक़या नहीं होता। लेकिन अब जो मसाइल आ रहे हैं, मसाइल ये आ रहे हैं कि जितना क्राउड है, फॉरेन टूरिस्ट तो दूर की बात है, हमारी जो पाकिस्तान की 22-23 करोड़ की आवाम है, इस आबादी को भी अकोमोडेट नहीं कर सकता। होटल्स बहुत ज़्यादा कम हैं, उसके बाद उन पर कुछ चेक एंड बैलेंस नहीं है। तो अब जैसे भी रिसेंटली ये वर्ल्ड टूरिज्म डे गुजरा, बुज़दार साहब ने, हमारे जो इसमें वज़ीर आला हैं, उन्होंने एक ऐप का ऐलान किया। तो एक टूरिस्ट गाइड होने के नाते मैं गवर्नमेंट से अपील करूंगा कि हमें ऐप नहीं चाहिए, हमें चेक एंड बैलेंस चाहिए। आप मोटरवे पे ट्रैवल करें, इंतहाई नाकस खाना आपको मिलता है, इंतहाई महंगा। अब मोटरवे पे, उसके बाद आप जब होटल पे चले जाएं, वहाँ फूड अथॉरिटी बिल्कुल काम नहीं कर रही। फूड के हवाले से काम होना चाहिए। और उसके बाद देखा जाए कि पूरी दुनिया के अंदर अब हमारी जो इंटरनेशनल टूरिज्म के लोग जाते हैं वो ये बात करते हैं कि यार हमें एक एवरेज प्राइस के अंदर बहुत अच्छा होटल मिल जाता है। बाकू, अजरबैजान, थाईलैंड, दुबई जाते हैं, 3,000-3,500 में एक अच्छा रूम मिल जाता है। तो हमारे यहाँ वही वाला स्टैंडर्ड आपको 20,000 के रूम में भी नहीं मिलता। बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। और ये जो आपने जिक्र किया ना कि टूरिज्म के हवाले से पीस बहुत मैटर करता है, और इस प्राइम पॉइंट को जहन में रखते हुए यूके के जरीदे ने 2020 में पाकिस्तान को नंबर 1
टूरिस्ट पॉइंट स्पॉट भी करार दिया हुआ है। अब अगर हम बात करें, आपने कहा चेक एंड बैलेंस नहीं है, जाहिर है वो इश्यूज तो एग्जिस्ट करते हैं, लेकिन जब आप 90s की दहाई से बात करते हैं तो तब भी लोग ना लोकल टूरिस्ट गाइड के ऊपर ज़्यादा ट्रस्ट करते थे कि यहाँ से निकल जाएंगे, वहाँ जाके देख लेंगे कोई होटल मिल गया, देख लेंगे कोई मकामी जगह। लेकिन जैसे जैसे ट्रेंड चेंज हुआ, ऑनलाइन अवेलेबिलिटी हुई, तो आप लोगों के जो पैकेजेस हैं 3 नाइट्स 4 नाइट्स और उसमें ये अट्रैक्शंस, ये बड़ा मैटर करते हैं, लोगों के लिए आसानी भी हो जाती है। व्हाट डू यू थिंक, कितने लोग ऑप्ट करते हैं इस चीज़ को, और फिर उस पर्टिकुलर एरिया की इंफॉर्मेशन, अट्रैक्टिव पॉइंट्स आप लोग कैसे ऑन बोर्ड लेकर आते हैं? देखिए होता यह है कि बड़ी आसान मार्केटिंग है कि आप अपने टारगेट जो आपके क्लाइंट हैं उस तक आपकी बात पहुंच जाती है। आप उन्हें पैकेजेस के अंदर, अब जो सोशल मीडिया पे जितनी भी कंपनीज काम कर रही हैं, आपको हाई एग्जेक्टिव पैकेज भी मिल जाता है और वेरी इकोनॉमिकल मिल जाता है। ठीक है। तो अब पहले ये ट्रेंड था कि पब्लिक चाहती थी कि हम खुद जाके होटल देखें, अब नहीं है, अब इतना टाइम नहीं किसी के पास, और सारा कुछ पहले से मिल जाता है कि आपको एक 1 विंडो एक ऑपरेशन मिल जाता है कि सारी चीज़ें एक पैकेज में अवेलेबिलिटी होती है। तो स्पेशली हमारी जो यूथ है वो बहुत ज़्यादा इस तरफ आ रही है, और जो फैमिलीज़ हैं, जो कॉर्पोरेट सेक्टर है, वो सभी इस चीज़ को प्रेफरेंस देते हैं कि हम बजाय खुद से करने के हम एक कंपनी को हायर करें, उनसे सारी सर्विस लें। ठीक है। तो बेसिकली आसानी तो लोगों के लिए है, लेकिन आपने कहा है कि आप जब लोगों के लिए पैकेज बनाते हैं 4 दिन का, 3 दिन का, 5 दिन का, उनमें आपको प्रॉब्लम आ रही है होटल के रेट्स ज़्यादा हैं, फिर आपको प्रॉब्लम आ रही है कि वहाँ पर खाने पीने की क्वालिटी नहीं है, रास्ते में भी क्वालिटी नहीं है। ओवरऑल आपने ये देखा है कि फैसिलिटीज़ गवर्नमेंट की तरफ से नहीं है। देखिए इंडिविजुअल लेवल पर भी तो आप देखें ना, जिस होटल को दे रहे हैं वो क्या आपको 15,000 दे के लेकर आपको फैसिलिटी भी नहीं दे रहा, तो फिर ये तो उसकी भी तो जिम्मेदारी है। जी बिल्कुल जिम्मेदारी है, लेकिन चेक एंड बैलेंस करना इस पे वो तो गवर्नमेंट की है। अब सबसे जो मेन इशू आ रहा है कि आप लाहौर से आप निकलते हैं, जैसे ही हमारा जो गेटवे है ना, वो पहले डिस्ट्रिक्ट मानसेरा है, जहाँ से आगे नॉर्दर्न रियाज, उसके बाद नारायण करना स्टार्ट होता है। तो सबसे पहले 5,000 का चलान पे करना पड़ता है टूरिस्ट की गाड़ियों को। अब ये एक अजीब मामला है कि रूट परमिट नहीं है जी। होना तो ये चाहिए कि टूरिज्म के लिए जो लोग जा रहे हैं उनको वेलकम करें आप अच्छी तरह से। अब जाते ही अब कहते हैं रूट परमिट नहीं है, अब ट्रांसपोर्टर कहता है जी ये इसका प्रोसेस इजी नहीं है, ट्रांसपोर्टर उसकी जिम्मेदारी नहीं लेता, वो टूरिस्ट पर डाल देता है। तो ये अब पहला आपका इस्तकबाल ही उस चालान के परमिट की वजह से होता है। तो ये अब यहाँ पे जो भी लोग देख रहे हैं उनसे अपील करते हैं, आई थिंक जो पॉलिसीज बनाई जाती हैं उसको आसान बनाना चाहिए ताकि मिनिमम पैकेज में, मिनिमम पैसों में टूरिस्ट जो है वो इंजॉय कर सके। अच्छा, अब जरा अब हम आ जाते हैं मोस्ट पॉपुलर जगहों के बारे में। ज़्यादातर लोग कौन से जगह जाना पसंद करते हैं, कितने दिन का स्टे होता है, और अभी तक मोस्ट पॉपुलर इस साल का अगर हम जिक्र करें तो टूरिस्ट पॉइंट कौन सा रहा? वैसे तो सभी प्लेसेस माशाल्लाह बहुत प्यारी हैं, और जो लोग देख रहे हैं, मैं माजरत के साथ बाज़ एतराज़ आ जाता है, वैसे हुंजा जो ना, हुंजा और कागान वैली ये मोस्ट फेवरेट पॉपुलर है। क्योंकि इसमें होता ही है कि आप नारायण कागान वैली विजिट करते हुए आगे केकेएस पर ट्रैवल करते हैं। केकेएस पर ट्रैवल करना एक ड्रीम है पूरी दुनिया में, कि दुनिया का 8वां अजूबा कहते हैं। हमने केकेएस पर ट्रैवल किया, फिर वर्ल्ड हाईएस्ट बॉर्डर है खंजराब, और फ्रेंडली बॉर्डर है कि दुनिया के 2 बड़े मुल्कों के अंदर एक फ्रेंडली बॉर्डर है, वहाँ लोग जाते हैं। तो इस रूट को सबसे ज़्यादा पब्लिक लाइक करती है कि नारायण कागान को विजिट करते हुए वाया गिलगित और आप खंजराब हुंजा जाते हैं। लेकिन बहुत ज़्यादा खूबसूरती हमारे स्कर्दू में भी है, कश्मीर, और इस साल कुमराट टॉप पे रहा है। कुमराट तो हमारे पीएम ने भी कुमराट को बड़ा प्रमोट किया। और अभी एक बात मैं गवर्नमेंट ऑफिशियल से ये बात करूंगा कि इन्होंने ऐलान किया जी हम दुनिया की सबसे बड़ी चेयर लिफ्ट लगाएंगे, वहां से लेके चेयर लिफ्ट लगाएं, आप बिल्कुल लगाएं, लेकिन हमें चेयर लिफ्ट नहीं चाहिए, आप रोड्स अच्छे बनाओ, रोड्स बनाएं, सफाई का इंतजाम, सफाई का मसला है। और सबसे बड़ी चीज़ है कि अभी लॉकडाउन खत्म हुआ, इतनी ओवर चार्जिंग हुई है सभी एरियाज में, जो रूम 3 से 4 हज़ार रुपए का मिलता है वो 10,000 15,000 में अवेलेबल नहीं। बिल्कुल सही कह रहे हैं। होना हमारे होटल जीप्स के रेट्स, ये इस पे चेक एंड बैलेंस हो। आई थिंक हम दुनिया में ना कहीं पर भी पीछे नहीं है टूरिस्ट पॉइंट्स के हवाले से, वो वैलीज हों, वो माउंटेन्स हों, वो बीचेस हों। हम सिर्फ लैक करते हैं तो फैसिलिटीज़ के ऊपर, इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर, होटल्स के ऊपर। एंड आई रियली होप कि इसके ऊपर भी फोकस किया जाए तो इंशाल्लाह पाकिस्तान की टूरिज्म इंडस्ट्री जो है वो डेफिनेटली और इसके अलावा एक पॉइंट बहुत ज़रूरी है, सफाई का इंतजाम आप खुद करें। वहाँ पर जो लिटरिंग होती है, जो आप गंद फेंकते हैं वो मत कीजिए, क्योंकि ये भी लोग हमारी जो इमेज जाता है वो बड़ा बुरा जाता है। तो जब आप टूरिज्म करते हैं तो जिम्मेदारी के साथ कीजिएगा, आपके लिए ये बहुत ज़रूरी है। यूसुफ मुश्ताक साहब, आपका बहुत शुक्रिया। इसी के साथ नाज़रीन हम एक ब्रेक की तरफ चलते हैं, फिर हाजिर होंगे।
दूसरी वेव जैसी खतरनाक खबरें आ रही थी, वहीं पर अल्हम्दुलिल्लाह 7 माह के बाद बाकायदा उम्रा अदायगी दोबारा से शुरू हो गई। जी बिल्कुल, तमाम मुसलमान बहुत खुश हैं क्योंकि उम्रे का आगाज़ दोबारा से हो चुका है। 1 नवंबर से दीगर ममालिक के अफराद को मरहलावार उम्रे के लिए इजाज़त भी मिल जाएगी और अरब मीडिया के मुताबिक पहले मरहले में रोज़ाना 6000 सऊदी शहरी उम्रा अदा कर सकेंगे और ज़ायरीन 6 मुख्तलिफ औकात में उम्रा अदा कर सकेंगे। उम्रा ज़ायरीन को उम्रे की अदायगी के लिए 3 घंटे का वक्त दिया जाएगा। और सबसे अच्छी बात यह है कि अल्हम्दुलिल्लाह अब ये बाकी लोगों के लिए भी खोला जाएगा। 18 अक्टूबर से उम्रा ज़ायरीन की तादाद 15,000 तक बढ़ा दी जाएगी। फिर इस सिलसिले में एक मोबाइल एप्लीकेशन जो है वो भी मुतारिफ करा दी गई है, जो मुख्तलिफ ग्रुप्स की सूरत में मुख्तलिफ औकात में उम्रा अदायगी के लिए आज़मीन के लिए आसानी होगी। और फिर इब्तदाई तौर पर जैसे हम देख रहे थे कि सऊदी शहरियों को सख्त SOP और एहतियाती तदाबीर के साथ ही उम्रा करने की इजाज़त दी गई है। फिर इस मरहले में खाना काबा और हजरा अस्वद को छूने की इजाज़त नहीं होगी। सोशल डिस्टेंसिंग को खास तौर पर मद्देनजर रखा जाएगा। बिल्कुल, क्योंकि SOPs की खिलाफ वर्जी हो जाती है। अभी भी जो तवाफ हो रहा है उसमें भी डिस्टेंस रखा गया है और वो भी स्पेसिफिक है। पहले ये देख भी सकते हैं आप, इस स्क्रीन पर नजर आ रहा है कि एक तो डिफरेंस भी रखा गया है, फिर आपने मास्क भी पहनना है, ये भी ज़रूरी है। और अपना जो इसके साथ साथ जो बाकी है जिस तरह से हुजरा अस्वद है और इस तरह से आप नहीं बोसा दे सकते। और इसके अलावा खाना काबा के करीब नहीं आने दिया जाएगा ज़्यादा करीब, और आब ज़मज़म की बोतलें तोहफे में दी जाएंगी। जिस तरह से हम वहाँ पर ग्लास शेयर कर लेते हैं, कूलर्स मौजूद थे, अब वहाँ पर नहीं है इसलिए। और आई थिंक ये प्रैक्टिस बड़ी शार्प भी हो गई सऊदी एडमिनिस्ट्रेशन की, जो इन तमाम चीज़ों को देखती है हज के दौरान, क्योंकि हमने देखा कि बहुत स्ट्रिक्टली SOPs को फॉलो किए गए थे। तो अब एक प्रैक्टिस जो है वो हो चुकी है जिसके तहत उम्रे को अब आम आदमी और आम लोगों के लिए खोला जा सकता है। और फिर पहले मरहले में तवाफ 2 लाइनों में होगा। हर 15 मिनट के बाद 100 अफराद को तवाफ करने की इजाज़त होगी। फिर बाकायदा डिटेल्ड SOP है कि 1 घंटे में 400 अफराद जबकि 15 घंटे में 6000 अफराद तवाफ कर सकेंगे। और एक उम्रे के बाद आपको क्वारंटीन मतलब आपको रेस्ट करना पड़ेगा फॉर 14 डेज और उसके बाद आप दूसरा उम्रा कर बिल्कुल। सकते हैं। और इसके साथ साथ ये लेकिन बहुत खुशी की बात है कि उम्रा दोबारा से उसका आगाज़ हो चुका है। ये बहुत से मुसलमानों के पूरी दुनिया में ख्वाहिश थी कि फिर से आगाज़ हो। अभी थोड़े मुश्किल टाइम है ऑब्वियसली, जिस तरह से हज किया रिस्ट्रिक्शंस के साथ, दिल तो नहीं करता, आपका दिल करता है कि आप फ्रीली मूव करें, जहाँ आपका दिल करे वहाँ पर जाएँ। और जो ये तमाम खाना काबा के इर्द गिर्द चीज़ें हैं उनको आप बोसा दे सकें, कोई ऐसा मसला ना हो। लेकिन चूँकि अब ये SOP की खिलाफ वर्जी नहीं कर सकते तो थोड़ा दिल बोझल है, लेकिन खुशी भी है कि अब आप दोबारा से अल्लाह ताला के घर जा रहे हैं। और इसके साथ साथ मदीना भी जल्द खुल जाएगा, रोज़ा रसूल भी जल्द खुल जाएगा। तो उसके लिए भी बड़ी इंशाअल्लाह ताला दुआएं सबकी कि सबको मौका मिले। हम जिस तरह पहले भी गए हुए हैं तो अल्लाह ताला उसी तरह दोबारा से रौनकें वहाँ की बहाल करे, वहाँ पर लोग फ्रीली आएँ, कोई रिस्ट्रिक्शन ना हो टाइम की और ना ही लोगों की पाबंदी। बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। इसी के साथ आगे बढ़ेंगे और अभी आपको एक इंटरेस्टिंग चीज़ दिखाएंगे। और वो इंटरेस्टिंग चीज़ जो है वो एक 3D आर्ट की सूरत में है, जो बलूचिस्तान के एक साहिल के ऊपर कुछ मकामी लोगों ने बनाई। और आप देखिए कि किस कदर खूबसूरती से ये 3D स्ट्रक्चर्स जो हैं वो एक सरफेस के ऊपर बनाए गए और ऐसा लग रहा है कि एक्चुअली वहाँ घर तामीर हुआ है और वो ये जैसे बॉटल के ऊपर खड़े हैं। तो मतलब आर्ट की कमी नहीं है पाकिस्तान में। स्ट्रीट आर्ट भी होता है, 3D आर्ट काफ़ी ज़्यादा फेमस है पूरी दुनिया में, लेकिन जैसे कि पाकिस्तान में कोई कमी नहीं है। दरवाज़ा भी बना दिया बीच के ऊपर, ऐसे लग रहा है ये बैठे हुए हैं और दरवाजे के साथ, और बहुत खूबसूरत है, इसमें कोई शक नहीं है। नौजवानों ने ये साहिल में समुंदर को ही अपना कैनवस पहले बनाया है और रेत पर 3D आर्ट के शाहकार बना दिए हैं। सारी दुनिया देख रही है, वायरल भी हो चुका है। समुद्र किनारे 3D आर्ट बनाना अब नौजवानों का मशगला बन चुका है। और ये स्ट्रीट आर्ट से लेकर बीच आर्ट और पाकिस्तानी जहाँ पर भी हो अपना नाम तो बना लेते हैं। बिल्कुल, हमें नहीं चाहिए एक कोई एकेडमिक सर्टिफिकेट या डिप्लोमा या डिग्री, हम वैसे ही बड़े टैलेंटेड हैं। और माशाल्लाह जिस नौजवान ने बनाया है उसके हाथ की सफाई वाज़ेह तौर पर नज़र भी आ रही है। सो आई रियली होप कि ये चीज़ें आप लोग करते रहें और हम वादा करते हैं कि जब जब ये चीज़ें हमारे सामने आएंगी हम प्रमोट करेंगे, क्योंकि दिस इज़ द सॉफ्टवेयर इमेज, दिस इज़ द क्रिएटिव इमेज ऑफ पाकिस्तान जो पूरी दुनिया को नजर आए। बिल्कुल इंशाल्लाह ताला। और ये हमारा रहा भी है हमेशा से कोशिश कि हम लोग आपकी तमाम जो कोशिशें जो आप पाकिस्तान को बेहतर इमेज दिखाने के लिए करते हैं वो दिखाई जाएँ। जो टैलेंट है आपका वो दिखाया जाए, जो रॉ टैलेंट है पाकिस्तान में जिसकी हमें हमेशा बात करते हैं बहुत ज़्यादा है, उसको भी प्रोजेक्ट किया जाए। इसके साथ ही हम आपसे इजाज़त चाहेंगे। इंशाल्लाह कल सेम टाइम पर फिर से मुलाकात होगी। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।